कि एक 25 मिनट की एक और ऑडियो लीक होने वाली है और राना सनाउल्लाह को पता चल गया ये तो मुनाफिक आदमी उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं हुआ था। रेलू कट्टा मत बने, यहाँ पे आप सदर है। काश आपको समझ आ जाए कि सदर पाकिस्तान जो है कितनी हुर्मत वाला वो है ना, घटिया बातें करने से बाज नहीं आते। याद नहीं इमरान खान का जुमला? अब कौन नाराज हो रहा है? बुशरा बेगम नाराज हुई है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। और हमने देख लिया कि किस तरह से उसने तोशा खाना को चोर खाना बनाकर अपने घर के अंदर रखा हुआ था। किस शर्म से अपना मुंह देखते हो कि सुबह आईने में कि ये मैंने किया यतीमों के पैसों के साथ, बेवाओं के पैसों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और अभी यानी मैं थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद से पहुंचा हूं तो राना सनाउल्लाह का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा है। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। वो कहते हैं जी इमरान खान की एक 25 मिनट की एक और ऑडियो लीक होने वाली है और राना सनाउल्लाह को पता चल गया। ये इसका मतलब है कि ये कोई हैकर का काम तो नहीं, ये तो उनके हाथ लग गई है कहीं से या उन्होंने ले लिया किसी से। लेकिन बहरहाल अब इससे आप समझ लें कि मुखालिफ हलकों में किस तरह से उनके हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि अभी तो चंद चंद मिनट की आई हैं तो इतनी एक्सप्लिसिट किस्म की ऑडियोज़ आई हैं जो इमरान खान की और एक खातून की आई, जिनको डिनाई भी नहीं किया उन्होंने, मान लिया मोरलेस उन्होंने, क्योंकि उसके बाद आके उन्होंने एक लेक्चर भी बड़ा लंबा चौड़ा दिया, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है इस मुल्क में? बेसिकली इमरान खान ने जो सारी उम्र लोगों के साथ उसने ज़्यादतियाँ की हैं, जुल्म किया, जबर किया, अब कुदरत उसको आईना दिखा रही है और उसकी अपनी शक्ल उसमें मकरू होके जो है ना अब उसको नज़र आ रही है इमरान खान को। बेसिकली आपको बताऊँ मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी क्या है, और आप जब हदीस पाक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स बग़ैर तहकीक के सुनी सुनाई बात को आगे कर दे उसके लिए ये मुनाफिक होने की सबसे बड़ी निशानी है। तो इमरान खान तो मुनाफिक भी है, झूठा भी है, कासिब भी है, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अबू कज़्ज़ाब है, यानी कि झूठों का बाप है ये बेसिकली। और क्यों आप ये देखें कि एकदम रोना रोना शुरू हो गया आके, 2 ऑडियोज़ आई हैं तो उसके बाद आके भाषण देना शुरू हो गया कि जी 61% हमारी नौजवान नस्ल है वो तबाह हो रही है, वो क्या सुन रहे हैं और उनको क्या आप सुना रहे हैं और क्या अखलाकियात। और जब तुम कर रहे थे तो मैं नहीं ख्याल आ रहा था, उस वक्त नहीं तुमने सोचा था कि लोगों को मैं अमर बिल मारूफ बनने को कह रहा हूँ, खुद मैं नहीं अनिल मुनकर हूँ, मैं मुनाफिकों का पता नहीं आईजी लग गया हूँ यहाँ पे जाके। और जब तुम लोगों के ऊपर बगैर सबूतों के तोहमतें लगाते रहे हो, हर एक के ऊपर तोहमतें लगाते रहे हो, चाहे सियासी लीडर हो, चाहे मजहबी लीडर हो, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई फौजी हो, चाहे सरहद पे जान देने वाला आदमी हो, तुमने तो हर एक को जो है पकड़ के रगड़ा मारा, रगेदा। और वो जैसे कहते हैं एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और याद के जो भी आया बस तुम्हारी चढ़ी के आगे फिर गया। तो मुनाफिक आदमी उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं हुआ था, उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हुआ था कि तुम क्या कर रही हो और तुम कितना इस मुल्क के साथ, कौम के साथ, माशरे के साथ, इंसानियत के साथ कितना जुल्म कर रहे हो। तब वो तुम्हें अपना आईना आया ना। पहले तो बड़ा तुमने डीप फेक के ज़रा भाषण दिए थे कि डीप फेक आती है, मेरी गंदी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आप समझ लें डीप फेक क्या होता है। फिर तुम्हारे जो कंटुटे हैं ना वो सोशल मीडिया पे फेक्स बना के कह रहे थे कि ये होती है जी फेक, ये होती है फेक, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब ज़रा कर दो एजुकेट लोगों को। अगर तुम्हारे में हिम्मत है ये कहने की कि ये फेक है तो इसका फोरेंसिक करा लो, जाओ ज़रा इसका फोरेंसिक करा लो, खुद ही करा लो इसका। तो और शौकत खानम के अलावा कराना, मेहरबानी तुम्हारी। हर चीज़ का इलाज तुम शौकत खानम पे ले जाते हो, ना वो गोलियों का इलाज है ना हड्डियों का इलाज है, लेकिन तुम्हारे लिए वो वहाँ पे खुला ही होता है हर वक्त। बहरहाल अब तुम्हें नौजवान नस्ल की टेंशन खा रही है कि जी उनको बुराई उनके अंदर आ रही है तो ये आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हें हिट हुआ है आके, ये कहीं ना कहीं तुम्हें इसकी तकलीफ हुई है, कहीं ना कहीं तुम्हें लोगों ने कहा है कि जनाब इमरान खान अपने उम्र देखो और अपनी करतूत देखो। और बाय द वे अब तो आरिफ अलवी साहब मजबूर हो गए उसको एंडोर्स करने पे। वो क्या कहते हैं कि जी मैंने तो कहा अगर फ़ौज गैर सियासी हो गई है तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्यों आरिफ अलवी साहब, फ़ौज का क्या ताल्लुक है इससे? यानी आपका मंत्रा नहीं बदलना, आपने हर नाकामी के ऊपर जिम्मेदारी जो है वो फ़ौज के ऊपर डालनी है। अफवाज पाकिस्तान इस वक्त सरहदों पर अपनी जानें दे रही है, वो काफ़ी नहीं है। अफवाज पाकिस्तान जो है उनको ना दिन का पता है ना रात का पता है, और वो हमारी हिफाजत के लिए मामूर है। रोज़ हमारे पर दहशतगर्दी के हमले बढ़ते जा रहे हैं और वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी जो है ना ये बातें करें सियासी और गैर सियासी की बातें, आपको जेब देता है? आप सदर है इस मुल्क के,
सदर बन के रहें आप अपना जो है ना एक पार्टी के रेलुकटा मत बने, यहाँ पे आप सदर है। काश आपको समझ आ जाए कि सदर पाकिस्तान जो है कितनी हुर्मत वाला वो यानी एक अपॉइंटमेट है और आपको उस पर किस तरह से बिहेव करना है। और अभी आप अपना जो है ना गिले शिकवे कर रही हैं बेसिकली। अब याद करें जब शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, वो जो है परवेज रशीद साहब की, इन सारों की ऑडियोज लीक हुई थी, फिर आप लोगों ने कितना वावेला किया था, कितना दर्द दर्द करके डेस्क भी बजाए थे, ये भी किया था, कीबोर्ड वॉरियर्स भी आपके शुरू हो गए थे, है ना। घटिया बातें करने से बाज नहीं आते। याद नहीं इमरान खान का जुमला, अगर आरिफ अलवी तुम्हारे में जरा भी शर्म होती है तो उस वक्त जाते उसको गिरबान से पकड़ते, जब उसने कहा मरियम को बेटी है, वो बहन है, वो उसको कहा कि मेरा नाम इतना ना लिया करो, सफदर नाराज होगा। अब कौन नाराज हो रहा है? बुशरा बेगम नाराज हुई है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी तो अपनी ऑडियोज आ चुकी हैं। और हमने देख लिया है कि किस तरह से उसने तोशा खाना को चोर खाना बनाकर अपने घर के अंदर रखा हुआ था, और किस तरह से वो लोगों की नौकरियों से खेल रही थी कि जब उसको ये पता चला कि इनकी वजह से मेरी चोरी ना पकड़ी जाए कहीं पे, किस तरह वो बाहर छुपी हुई, किस तरह क्या कर रही है, सब कुछ सब हर एक को पता है इस वक्त। तो ये आरिफ अलवी के भाषण जो है ना, ये भी अब खत्म होने चाहिए। हद तो ये इमरान खान, तुमने फौज के खिलाफ तुमने लोगों को भड़काया, जगह जगह तुमने बच्चे को यानी ये आपने हौसला दे दिया कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, शोहदा के खिलाफ वो जो है वो घटिया किस्म की बातें करता रहे। जनरल सरफराज शहीद, उनके साथ और जितने एहलकार शहीद हुए, याद करो तुमने और तुम्हारी सोशल मीडिया ब्रिगेड ने किस तरह की बकबक की थी, उस वक्त बकवास की थी। और वो तो शहीदों का तो हम कदर करते हैं, हमें उनका रुतबा पता है। जब तुम्हें एहसास हुआ कि नहीं ये शायद अब बैकफायर कर जाए, ज़्यादातर पब्लिक जो है वो उनको सपोर्ट करती है, तो तुमने एकदम बदल, नहीं मैं तो ये नहीं कह रहा। लेकिन तुमने मना नहीं किया, तुमने पब्लिकली भी नहीं मना किया अपने किसी कीबोर्ड वॉरियर को जिनके ऊपर जोम है तुम्हें कि ये 20,000 कीबोर्ड वॉरियर है, ये तुम्हारी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। किसी को तनख्वाह मिले ना मिले KPK में, किसी को पंजाब में पेंशन मिले ना मिले, हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं उनको करोड़ों रुपया मिल रहा है हर महीने। 18 से 20 करोड़ रुपया हम हर महीने उनके पर खर्च कर रहे हैं। हमने सलाब जदगान के नाम पे जो पैसा जमा किया उसको भी हमने अपनी सोशल मीडिया कैंपेन पे लगा दिया। ज़रा अपना किस शर्म से अपना मुंह देखते होगे सुबह आईने में कि ये मैंने किया, यतीमों के पैसों के साथ, बेवाओं के पैसों के साथ, उनकी एड के साथ, उनके फंड्स के साथ। ये फॉरेन फंडिंग केस देख लो अपना उठा के। पाकिस्तान दुश्मन जो है वो तुम्हें क्यों आगे पैसे दे रहे हैं? जो दुश्मन है पाकिस्तान के, तुम्हें यहूदी दे रहे हैं, तुम्हें हिंदू दे रहे हैं, तुम्हें इंडियंस दे रहे हैं, तुम्हें अमेरिका दे रहा है। वही अमेरिका जिसके ऊपर तुम कहते हो इसका नाम ना लेना, हमारी पोजीशन खराब होगी। वो भी ऑडियो आ चुकी है, याद करो। अब ये देखते हैं ये 25 मिनट की ऑडियो, इसमें क्या आएगा। अब तो आरिफ अलवी साहब ने एक और बंट कर दिया। वो कहते हैं जी हाँ सेनेट में हमें हेल्प की थी, जनरल बाजवा ने हमें पार्लियामेंट में उन्होंने हेल्प की थी, लेकिन इमरान सिलेक्टेड नहीं है। तो और सिलेक्टेड क्या होता है? तो सही कहा था परवेज लाई ने कि नैपी बदलते रहे हैं, तुम्हारे पोतड़े बदलते रहे हैं, तुम्हें अपना जो है खड़ा करके फिर के चल बेटा चल भाग आगे, यही करते रहे हैं ना। तुम्हें इसी का सिला तुम दे रहे थे सारों को। तुमने पूरी अफवाज पाकिस्तान को इस चीज़ का सिला दिया। तुमने अच्छाई का जिस तरह से तुमने अपनी बुराई से, क्योंकि ये तो हिस्स है, तुम्हारी हिस्स है, तुम रह नहीं सकते उस हिस्स के बगैर। मुझे आज एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ गई आरिफ अलवी और इमरान खान के। एक बिच्छू डूब रहा था पानी में, उसको एक ये मेंढक ने कहा तू मेरे ऊपर बैठ जा, मैं तुझे निकाल देता हूँ यहाँ से। तो मेंढक उसको अपने ऊपर बैठाकर उसको निकाल रहा था, और जब वो निकला बाहर उससे जरा सा पहले बिच्छू ने उसको डंग मार दिया। अब वो मेंढक भी डूब रहा है और वो भी डूब रहा है। तो मेंढक ने उससे कहा कि अजय जालिम, मैं तो तुझे बचा रहा था, तूने ये मुझे डंग क्यों मारा? उसने कहा यार माफ कर दे, बस मेरी फितरत ही ऐसी है, मैं मजबूर था, मैं बाज नहीं आ सका, मुझे डंग मारना था किसी न किसी को। तो अब इन्होंने देख लिया कि किस तरह से इनका सोशल मीडिया भी डाउन, सब कुछ डाउन, अपने ऊपर हमले हो रहे हैं। तो अब नई तैयारियां हो रही हैं कि अगर वाकई न्यूट्रल ही रहना है आर्मी ने और इदारों ने, तो दोबारा से आर्मी को घसीटो किसी तरह। सोशल वॉरियर्स को, कीबोर्ड वॉरियर्स को नई इस्तेलाहात दी जा रही हैं कि किस तरह तुमने करंट आर्मी चीफ के ऊपर तुमने क्या क्या पोस्टें करनी है, और व्हाट्सएप पे वीडियोस शेयर होना शुरू हो गई हैं सारी इस किस्म की। उनको नहीं इमरान खान मना करेगा, एक भी खिताब में ये नहीं कहेगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, जिसने ये किया उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, चाहे वो हमारा झंडा लगाया हुआ है, चाहे मेरी तस्वीर लगाई हुई है, चाहे वो हमारा ऑफिस बेयरर है।
नहीं कहोगे, क्योंकि तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है सब कुछ ये। कि देखते जाओ शर्माते जाओ, देखते जाओ शर्माते जाओ। फिर आरिफ अलवी साहब ने एक और बयान दे दिया कि इलेक्शन तो अप्रैल में हो रहे हैं। इलेक्शन अप्रैल में हो रहे हैं, इसका मतलब है कि फरवरी में हुकूमत चली जाएगी, फिर केयर टेकर आएगी उतनी देर, 45 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। तो फिर वावेला क्यों मचा रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो? कहाँ नहीं तुम्हारी डिमांड्स? केपी की असेंबली डिसॉल्व हो गई? नहीं। पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो गई? नहीं। तुम्हारा तो वज़ीर आला लिख कर दिया है कि मैं इसको डिसॉल्व नहीं करूंगा जी किसी सूरत। मैं इमरान खान साथ हूँ लेकिन असेंबली नहीं मैं डिसॉल्व कर रहा। क्या तुम लोगों ने जाके इस्तीफे दे दिए नेशनल असेंबली में? नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली कहाँ है? वहीं पे है। आज़ाद कश्मीर की कहाँ है? वहीं है। किस जगह से रिजाइन किया? तुम्हारे लगाए हुए किसी SHO थानेदार ने भी रिजाइन किया? नहीं किया। तो तुम कैसे रिजाइन कर सकते हो? ये मुंह और मसूर की दाल, जिन्होंने अरबों की करप्शन करनी हो, जिन्होंने इस मुल्क को बम्बोड़ना हो, लूटना हो, नचोना और वो यहाँ पे इस्तीफे देने के लिए आए हैं? नहीं, वो तो अभी और लूट मार का इंतजार कर रहे हैं कि हमें कौन कौन सी बारी किस किस फंड के तहत कितना को हमें मिल जाता है। क्यों कौम का टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्यों सबका बात कर रहे हो? हुकूमत, बहरहाल हुकूमत ये समझ रही है कि उसकी एक कामयाबी होगी कि उसने असेंबलियों को टूटने से बचा लिया, और उसको औकात तो पता थी असल में कि नेशनल असेंबली में किसी ने रिजाइन नहीं करना, कोई नहीं आएगा, ये मैस रेजिग्नेशन ये वो। अब वो प्लान बी पे काम कर रहे हैं। प्लान बी है कि परवेज लाई जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहा होगा तो वो कामयाब ना हो, यानी उस दिन अरकान ही पूरे ना हो, तो फिर क्या होगा? और ये 11 जनवरी है, उससे पहले लेना है परवेज लाई को, जो वो अदालत में लिख कर दे के आई है उसके बाद। तो अब परवेज लाई की कहानी जो है वो भी थोड़ी लगती है मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी का नया फार्मूला जो है वो शायद कामयाब होने जा रहा है, और अब नामों की बाज़गश्त आ रही है कौन कौन नया वज़ीर आला हो सकता है। लेकिन एक बात पीपल्स पार्टी ने बड़ी क्लियर कर दी कि वज़ीर आला पंजाब का जो है वो PMLN से उसका ताल्लुक होगा। तो बड़ा अब टेन्योर छोटा लग रहा है, इसलिए परवेज लाई ने अपने बेटे को आगे किया, जा जाके मनाओ, हर नाराज आदमी को मनाओ। दरेशक साहब जिसका इस्तीफा नहीं पहले मंजूर कर लिया था, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब उन्होंने मुझे बदतमीजी की, उन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने उसी वक्त मंजूर कर लिया। अब मोनस ने जाके मिन्नतें तरले करना शुरू कर दिया, समाजत करना शुरू कर दी कि दरेशक साहब मेरे बाप को माफ़ कर दें, वो सठिया गया। पता नहीं क्या कहा उसने, मुझे लगता है किसी तरह की बात की होगी। अब ये बातें बुरी लगेंगी मोनस को भी और परवेज लाई को भी, लेकिन कोई नहीं, जब लोगों की इज्जतें उछालते हो तो फिर अपनी तैयार रहना अपनी बारी। तो और यही इमरान खान तुम्हारे बाप को डाकू कहता था। मोनस लाई, अगर मैं होता तुम्हारी जगह, खुदा न खास्ता, अल्लाह रहम करे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मैं इस पोजीशन में होता और कोई शख्स मेरे बाप को गालियां दे रहा होता, बुरा भला कहता और हर जलसे में, तो मैं मर जाता, मैं उसे करीब ना जाता। लेकिन तुम गए तो तुमने अपना दिखा दिया कि तुम माशाल्लाह, क्या हमारी तो रवायात के ये खिलाफ है। बहरहाल बाकी तुम्हारी मर्जी। माफ़ कर देता है आदमी, माफ़ कर देता है, साथ बैठने में तकलीफ होती है उसको, ठीक है ना। वहाँ पे फिर तो दरेशक साहब से क्यों माफ़ी मांगी? इसलिए माफ़ी मांगी कि गर्देजीज़ हैं, लगारीज हैं, कोसाज हैं, ये सारे जो हैं इन्होंने आंखें दिखा दी। इन्होंने कहा तुमने साउथ के हमारे बंदे के साथ ज्यादती की, हम उसके साथ खड़े हैं। दरेशक साहब बहुत काबिल एहतराम शख्सियतों में से हैं और बहुत काबिल एहतराम फैमिलीज़ और नाम हैं हमारी पॉलिटिकल अरीना के। तो लोगों को फील हुआ कि तुम कैसे उनका नाम ले लेके बदतमीज़ी कर रहे हो, तो अब सारों जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी फ़ौरन। अब वो आएंगे और वो हलफ उठाएंगे दोबारा से नए सिरे से वजारत का, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जब 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो उसमें पूरा साउथ पंजाब एक साइड पे बैठा रहे, तो कहानी ख़त्म हो गई, घंटी बजना शुरू हो जाएगी वहीं पे, टन 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 टन। लेकिन हालात ख़राब हैं। इस दफ़ा मैं मईशत की बात नहीं कर रहा, मैं दहशत गर्दी कर रहा हूँ। मैं इस पर वीलॉग्स भी कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रही हैं। पाकिस्तान आर्मी और हमारे फ्रंट लाइन जो इदारे हैं वो शहादतें दे रहे हैं, वो जानों का नजराना दे रहे हैं और वो हमें बचा रहे हैं। और हमारे सियासतदान हैं, उनको इस पर कोई परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई उनके कानों पे जुम्बिश नहीं रेंग रही। इस पे नहीं आरिफ अलवी ने बात की, इस पे नहीं बात की। यहाँ पे नहीं उन्होंने कहा कीबोर्ड वॉरियर्स को इमरान खान ने कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ बात करो, क्योंकि यही तो TDP का सपोर्टर है, यही तो तालिबान का सपोर्टर था। जब सारी दुनिया उनसे लड़ रही थी तो यही कह रहा था ना कि नहीं 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 नहीं, इसी की हुकूमत में तो उनको इतना आगे आने दिया। 9 साल के उन्होंने अपने आप को पूरा एंट्रेंच कर लिया KPK के थ्रू, और अब वो बलूचिस्तान और दीगर जगहों पे वो मौजूद है, हर जगह पे। बस अब मैं क्या कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लीडर्स जो हैं कि और ममालिक को वो दे, नसीब करे। हमें जो है नेक
और साले लीडर्स दे जो सच बोलने की तौफीक हो जिनको, वो नहीं जो मुनाफिकीन हो। मैं पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहा हूँ, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अपने अपने ज़ाती और सियासी मफादात के लिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे तक ले आए। शहबाज शरीफ हुकूमत भी किसी करिश्मे के इंतज़ार में है। बदकिस्मती यह है कि इमरान खान अपने 3.5 साल तल्ख तरीन इक़्तिदार के दौर से भी सबक नहीं सीख सके। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी जनरल बाजवा के हक़ में बयानात देना शुरू कर दिए हैं, जिसे बादी नज़र में यूँ कहा जा सकता है कि इमरान खान के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए। आयला मलिक और इमरान खान के माबैन घटिया मुबैना ऑडियो के बारे में बताना चाह रहे हैं, सच्ची है पर इसे लीक नहीं होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात से दो चार है जहां किसी के पास गुफ्तगू करने के लिए सिवाय चंद सवालों के कुछ नहीं है। किसी शख्स के मुंह पर ऐसी खुशहाली की अलामत नज़र नहीं आती। हर कोई ऐसी खुशी का तलबगार नज़र आ रहा है कि मुल्क में मुआशी हैजान ना हो या सियासी और आइनी बहरान कम हो, आम आवाम की ज़िंदगी को जिसने अजीरन कर रखा है। ये महंगाई का जिन कब काबू में आएगा? दहशत गर्दी फिर से क्यों शुरू हो गई है? पाकिस्तान का क्या होगा? ये वो सवालात हैं जो आम आदमी के जहन में उभर रहे हैं। ये सवाल भी कि अगर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया तो फिर क्या होगा? दूसरा ये कि अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएँ तो क्या वो पाकिस्तान को या उसके ज़वाल पजीर मईशत को सबधार लेंगे? यह हकीकत सब पर आया है कि सियासतदानों ने माजी के तल्ख तजुर्बात से कुछ नहीं सीखा और बाहमी कशमकश से मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। जो गलतियां माजी में सियासतदान करते रहे हैं वो बार बार करते रहे हैं और वही फिर से दोहरा रहे हैं। अपनी अपनी सियासत के लिए, अपने अपने ज़ाती और सियासी मफादात के लिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे तक ले आए। हालात बदलने के लिए सियासतदानों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अपने आप को ज़ाती और सियासी मफादात से बाला तर करके सोचना होगा, जिसके लिए बदकिस्मती से वो बिल्कुल तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ हुकूमत भी किसी करिश्मे के इंतज़ार में है, जबकि इमरान खान कहते हैं कि हालात की बेहतरी का सिर्फ एक ही हल है कि फौरी इलेक्शन कराए जाए और हुकूमत उन्हें सौंप दी जाए। तो फिर देखें सब कुछ कैसे बदलेगा। इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत बना डालें तो भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वो ख़ुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है वही कुछ होगा जो हमने इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत के दौरान देखा। सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इमरान खान अपने 3.5 साल तल्ख तरीन इक़्तिदार के दौर से भी सबक नहीं सीख सके। जिन्होंने इनको मसनद इक़्तिदार पर बिठाया उन पर ही इल्ज़ामात लगाए और बाज़ आज फिर से नई बैसाखियों की तलाश में है कि कोई बैसाखी इन्हें ऐसा सहारा दे जो इनके लिए हुकूमत बनाने का मौका दोबारा फराहम कर दे। अब तो हालात यहाँ तक जा पहुँचे हैं कि तहरीक इंसाफ के लगाए गए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी जनरल बाजवा के हक़ में बयानात देना शुरू कर दिए हैं, जिसे बादी नज़र में यूँ कहा जा सकता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देना शुरू कर दिए हैं। सदर आरिफ अलवी ने इंकशाफ किया है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा और इनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की। उन्होंने इलेक्शन में भी PTI की मदद की। अपने एजाज़ में दिए गए एक इशारे से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने ऑडियोज़ और वीडियोज़ के खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है, वो कहते हैं ये सिलसिला क्यों जारी है? किसी भी अखलाकी लिहाज से ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। एक लिहाज से देखा जाए तो इन ऑडियो लीक्स का इमरान खान के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा है। जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला पर्दा पोशी पसंद फरमाता, जो एक बात का सबूत है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये नई ऑडियो लीक उन्हीं की है। अब अगर सदर मुमलिकत के इस बयान को खुले दिमाग से कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन देखे तो इससे सदर मुमलिकत हालिया दिनों में आयला मलिक और इमरान खान के माबैन घटिया मुबैना ऑडियो के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो सही और सच्ची है, पर इसे लीक नहीं होना चाहिए था। आरिफ अलवी का कहना था कि बाजवा ने इमरान की सेनेट और इंतखाबात में मदद की। नई शुरुआत के लिए माजी को भूल जाएं और माफ़ कर दें। इमरान को परेशान होना चाहिए और इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं, हुकूमत और ऑपरेशन का तजवीज़ ही अप्रैल या मई में करा लें। उन्होंने कहा नैब के मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी
मुल्क में किसी को भी सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर जेल में डालना बहुत ही आसान और इदारों और अदलिया ने अपना किरदार अदा नहीं किया। सदर ने कहा कि अदालतों ने आमिर को आइन में तब्दीली करने की इजाज़त देने के लिए फैसले सुनाए। उन्होंने रिकॉर्ड एक का हवाला दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान बमुश्किल बचा है $7 अरब के जुर्माने और सज़ा से। अगर ये अभी हुकूमत के जो फैसले थे या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उसके तहत सुप्रीम कोर्ट नया ऑर्डर पास न करती और फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसका अयादा ना करती, हुकूमत इसका अयादा ना करती कि रिकॉर्ड एक का मुआहदा आगे चलेगा, तो और भी जुर्माना होने का डर था। उन्होंने कहा अगर आप अदलिया पर तनकीद करेंगे तो इससे पूरी अदलिया का वक़ार कम होता है, अगर आप फ़ौज पर तनकीद करते हैं तो इससे पूरे इदारे का वक़ार मजरूह होता है और आप ये नहीं चाहते कि इनके वक़ार को नुकसान हो। आरिफ अलवी का कहना था कि लेकिन इस असूल को इस कदर खींच कर हर सूरत हाल पर लागू कर दिया जाता है कि कोई इनके ख़िलाफ़ कुछ कह ही नहीं पाता। सदर मुमलिकत के इन बयानात से साफ ये ज़ाहिर है कि वो बतौर रहनुमा तहरीक इंसाफ जितनी हमायत कर सकते थे उन्होंने इस पर इत्तफाक किया और अब उनकी भी बस हो चुकी है और वह इमरान खान को दबे अल्फाज में वादे कर रहे हैं कि खुदारा अपनी अना को छोड़ें और मुल्क पर रहम करें। इंतखाबात का बहाना बनाकर हर दूसरे दिन मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार की सियासत को ख़त्म करें। वफाकी हुकूमत ने तो नए इंतखाबात को लेकर वादे कर दिया है कि किसी की कोई भी ख्वाहिश हो मगर इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने के अमल को गैर जमहूरी और गैर आइनी समझते हैं। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। 2023 के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम की क़यादत उनके बकौल नवाज शरीफ खुद करेंगे। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सूबे से 68 माह से गायब है। उनका कहना था पुलिस का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये एक चीज़ बता दें जिन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए की हो। हम सी पैक लेकर आए, इन्होंने बंद किया। अगर सी पैक पर अमल दरामद हुआ होता तो मुल्क में कोई बेरोज़गार ना होता। राना सनाउल्लाह का कहना था कि उन्होंने घर में बैठी मुर्शद के साथ मिलकर तोशा खाना चोरी किया। ये जब हम पर झूठे मुकदमात दर्ज करा रहा था उस वक्त खुद तोशा खाना चोरी कर रहा था। उनके खिलाफ अब केसेस बनेंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था अगर ये असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, इसकी उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है। 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत हासिल करेगी। उनका कहना था कि ये मुल्क को दिवालिया और अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान का वजूद एक फसाद व फितना है, वोट की ताकत से इसका कला कुमा करना चाहिए। इमरान खान ने कौम को नफरत और गालियों का कल्चर सिखाया। इस फितने के होते जमहूरियत कैसे आगे बढ़ सकती है? इस फितने को अवाम अपने वोट की ताकत से माइनस करें। दूसरी जानिब पंजाब में जारी सियासी जंग का इख्तिताम अब तक नहीं हुआ, जहां मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी पंजाब हुकूमत को मज़ीद टफ टाइम देने के लिए तैयार है। वहीं अब काफ लीग और तहरीक इंसाफ में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। अब एक दूसरे को ऐसे किया जा रहा है जैसे एहसानात गिनवाए जा रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI सपोर्ट ना करती तो काफ लीग के लोग मुंतखब ना हो पाते। आगे भी काफ लीग के लोग PTI की सपोर्ट के बगैर मुंतखब नहीं हो सकते। फवाद चौधरी का कहना था कि उम्मीद है परवेज़ इलाही को 187 अरकान एतमाद का वोट देंगे। काफ लीग के साथ नंबर्स की नहीं हलकों पर बात हो रही है। जिस हल्के में काफ लीग का उम्मीदवार मजबूत होगा वहाँ काफ लीग को सपोर्ट करेंगे। काफ लीग के साथ अभी तक गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न में सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई है। फवाद चौधरी का कहना था कि काफ लीग की सीटें बढ़ेंगी तो हमारी सीटें भी बढ़ेंगी। पहले भी काफ लीग के लोग PTI के वोट की वजह से आगे आए हैं। पहले भी PTI ने काफ लीग को सपोर्ट किया था। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि पहले भी काफ लीग के तमाम लोग जो मुंतखब हुए वो PTI की सपोर्ट की वजह से हुए। उनका कहना था PTI सपोर्ट ना करती तो काफ लीग के लोग मुंतखब ना हो पाते। आगे भी काफ लीग के लोग PTI की सपोर्ट के बगैर मुंतखब नहीं हो सके थे और अब भी नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद ने प्लान A के बाद प्लान B पर अमल दरामद शुरू कर दिया है कि कैसे इमरान खान का पंजाब से सफाया किया जाएगा। इमरान इत्तेहाद ने परवेज़ इलाही की नाकामी के लिए प्लान B तैयार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान की
23 दिसंबर को पंजाब और KP के असम्बली तहलील करने की हिकमत अमली नाकाम बनाने के दावेदार हुक्मरान इत्तेहाद, जिसे उसने प्लान A की कामयाबी करार दिया, अब उसने पंजाब असम्बली के मखसूस मेंबरान से हतमी राबते के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है, जिसे प्लान B का नाम दिया गया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की हालिया मुलाकात में इस प्लान पर ग्रास रूट लेवल तक बातचीत हुई, जिसके तहत मखसूस मेंबरान से रवाबित की तकमील और मुस्बत नतीजा खेजी हुक्मरान इत्तेहाद के नज़दीक परवेज़ दिलाई के लिए ऐवान से एतमाद के वोट में मुमकिन नाकामी की सबसे बड़ी वजह होगी और रवाबित के लिए तजवीज़ किए गए मेंबरान मुबैना तौर पर पंजाब की हुक्मरान जमातों से इख्तलाफ रखते हैं। ज़राए के मुताबिक ये काम आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात, जहांगीर तरीन और नून लीग के अहम रहनुमा मुकम्मल करेंगे। इसी प्लान के तहत कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हमदा शहबाज मुमकिन तौर पर 5 जनवरी को वापस वतन आ रहे हैं, लेकिन इस सब के दरमियान इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पर एक मुतालबा और एक तल्ला मिनता अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखते हैं ताकि सियासी मैदान में कहीं ना कहीं ख़ुद को रेलेवेंट रख सकें, जो कि अब मुश्किल नज़र आ रहा है। बहरहाल इमरान खान ने एक बार फिर असम्बली की तहलील और इस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ का बयान दिया है। इमरान खान ने कहा है कि 11 जनवरी से पहले पंजाब में एतमाद का वोट ले लेंगे। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। उन्होंने कहा कि लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाब करवाना पड़ेगा। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए तो हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना था हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था और हम 11 जनवरी से पहले पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लेंगे। इमरान खान का कहना है अगर ISI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्ज़ा ग्रुप्स और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। एक इंटरव्यू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क के बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज़ देते हुए कहा कि अदलिया अपना काम करे और फ़ौज की मुनज़्ज़म फ़ोर्स को माफियाज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। इमरान खान का कहना था अगर ISI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्ज़ा ग्रुप्स और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। उनका कहना था कि फ़ौज तगड़ा इदारा है, इसकी ज़रूरत तो पड़ती है और पड़नी है। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो क्या नाइंसाफ़ी इसलिए कबूल कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी। PDM या इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तो सदर मुमलिकत ही करते हैं, मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं है। बहरहाल तमाम तर सूरत हाल से वाज़ेह है कि पंजाब प्लान से पाकिस्तान प्लान तक तमाम मामलात अगले मज़ीद 1 से 2 हफ्ते बरकरार रहेंगे। फैसला कब और क्या आता है और किसके हक़ में आता है ये देखना अभी बाकी है। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मास्क और ये ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं? वो एक्चुअली मैं खूबसूरत बड़ा हूँ यार, नज़र लग जाती है आपको, मम्मा ने बताया मेरे। शादी होगी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। इतना सीरियस क्यों हुए हैं? क्या हुआ? खाना नहीं अच्छा लगा? ये नौजवान तो रहेगा ही नहीं जब सारे बाहर चले जाएंगे। इधर नौजवानों की रिस्पेक्ट ना की जा रही, मतलब इंजीनियर हो ठीक है, हमारे लिए आप कुछ नहीं हो। इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत हाई हो गया और हमारी सैलरीज बहुत कम है, इसलिए लोग बाहर को प्रेफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग UCP में नहीं हैं, हम लोग आज इस टाइम एक रेस्टोरेंट में हैं। यूसुफ रोस्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, नाश्ता करने आए थे। थॉट के चलो यहाँ पे आज व्लॉग बना लेते हैं। तो आज हम लोग एक लड़का बैठा हुआ है ग्लासेस लगा के, मास्क पहन के, इसके पास जाते हैं और इससे बात करते हैं। एंड तक हमारे साथ रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बताएं कि आपने मास्क और ये ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं? वो एक्चुअली मैं खूबसूरत बड़ा हूँ यार, तो वो खूबसूरती जो है ना वो नज़र लग जाती है आपको, मम्मा ने बताया मेरे। अच्छा, नज़र से बचने के लिए आपने मास्क पहन लिया और ग्लासेस लगा लिए।
क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ यूसीबी। क्या करते हैं आप? मैं यूसीबी से BScs कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और राइट, और मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ यार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भी चल रही है, बुरी भी चल रही है, दोनों सही चल रही हैं। जब यूनिवर्सिटी में आया था तब ख़राब हो गई थी, पहले वाली अच्छी चल रही थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आने के बाद क्यों ख़राब हो गई? यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल। कुछ असाइनमेंट्स की वजह से और कोई वजह नहीं है? नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। खूबसूरती ना यूनिवर्सिटी में वो उसने ख़राब किया असल में सब कुछ जो है। जिस तरह अब आप भी हैं, लेकिन आपको मैं कह नहीं सकता, ठीक है? क्या अब मतलब मुझे कह रहे हैं मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, लेकिन आपको कह सकता हूँ, लेकिन आपको मैं कहूँ क्यों? क्योंकि आपको कहूँगा तो आप भी समझ रही हैं, सीन क्रिएट हो सकता है ना कोई, मतलब बिला वजह का। अच्छा, सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहे, लेकिन इनडायरेक्टली आप मुझे कह रहे हैं कि मैं खूबसूरत हैं आप जिस तरह इस तरह, मतलब समझ रही हैं? ओके, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ आप कहना चाह रहे हैं कि अच्छी भी जा रही है और बुरी भी जा रही है। यूनिवर्सिटी आने से पहले अच्छी थी, यूनिवर्सिटी आने के बाद जो है वो लाइफ थोड़ी ऐसे हो गई है। यस। और ये सही कैसे होगी? सोच रहा हूँ इस पर काफ़ी अरसे से। ठीक है, जब आपकी रात को सोचते हैं इंशाल्लाह ताला सुबह ठीक करेंगे। फिर सुबह आपको पता इसी तरह। ठीक है, क्या नाम था आपका? मेरा नाम हसबर। हसबर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मज़े की बात यह है कि यूसुफ रोज़ में भी मोस्टली जो है ज़्यादातर बच्चे यूसीबी के आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए, और एक और स्टूडेंट है यूसीबी से। आप? हाँ जी, यूसीपी से। क्या नाम है आपका? अली हसन। क्या करते हैं आप यूसीबी में? मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कॉम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपकी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी जा रही है? अभी आप थोड़ी देर पहले कहते हैं झंड जा रही है। वो बंदा फिर शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला का अदा करता है। वो तो मैं मजाक कर रहा था आपसे। अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं कि लाइफ आपको कहीं पे फील हुआ हो कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा कभी हुआ है? जब घर वाले कहते हैं कि कोशिश ना कर रहे हो आप, तब मुझे बड़ा लो होता है फिर। अच्छा, जब घर वाले कहते हैं कि आप कोशिश नहीं कर रहे, किस हवाले से कहते हैं वो लोग? वो इस हवाले से कि वो कहते हैं कि तुम पढ़ते नहीं, हालांकि मैं पढ़ता हूँ, मेरे नंबर भी आते हैं, फिर मुझे नहीं समझ आती कि ओके, यू मीन कि आपका घर वाले आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, यही। इस वजह से आप थोड़ा डाउन फील करते हैं। तो ये एक बड़ी गलत बात होती है कि अपने बच्चों को पेरेंट्स जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करते। मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया अपना, यहाँ पे यूसुफ रोस्ट में एक लड़का बैठा हुआ है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं आपने नाश्ता कर लिया? क्या खाया? मैंने नान और चने खाए हैं इनके। अच्छे लगे? हाँ, ठीक था टेस्ट इनका। अच्छा, तो मुझे बताइएगा आपका नाम क्या? मेरा नाम हुनैन है, मैं सियालकोट से हूँ। नैन, क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने अभी रिसेंटली की है UMT सियालकोट से। तो आप यूसीबी के नहीं हैं? बड़ी अच्छी बात है कि हमें यूसीबी के अलावा भी स्टूडेंट्स मिले हैं यहाँ पे यूसुफ रोज़ में आने का, ये भी फ़ायदा हो गया। UMT की आवाम भी मिल गया हमें। अच्छा, मुझे नैन एक बात बताइएगा, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ मेरी बहुत रफ चल रही है आजकल, तो बहुत फारिग और बहुत परेशान बैठा हुआ हूँ, और बस अपॉर्चुनिटी की नज़र में बैठा हुआ हूँ। कुछ मतलब फ्यूचर नज़र है मुझे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, फ्यूचर ही नज़र आ रहा आपको, ऐसा क्यों है? ऐसा पता नहीं, अब हमारे कंट्री कंडीशन है या मेरी अपनी एफर्ट है। मुझे ज़्यादा लग रहा है मेरी अपनी एफर्ट बहुत कम है, इसलिए मुझे लग रहा है। जॉब को लेके परेशान? जी बिल्कुल। तो आपने कभी सोचा है कि आप जॉब के लिए अब्रॉड जाएंगे? हाँ, उसी के लिए अब देख रहे हैं, क्योंकि यही मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि बाहर जाकर मतलब कुछ कर ले काम वगैरह। इधर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आपने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो लाइक नौजवान लोग हैं वो बाहर ही जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे बूढ़े बच्चे ही रह जाएंगे, नौजवान तो रहेगा ही नहीं जब सारे बाहर चले जाएंगे। इधर नौजवानों की रिस्पेक्ट ना की जा रही। 3-4 जगह मैं गया हूँ इधर इंडस्ट्री में, तो वो कहते हैं कि आप बहुत मतलब इंजीनियर हो, ठीक है, हमारे लिए आप कुछ नहीं हो। इधर आए आप, हम फ्री हमारे पास काम करें पहले 2-3 साल, फिर आप कुछ हम पैसे वगैरह देंगे। इधर नौजवानों को रिस्पेक्ट दी नहीं जा रही। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि 7,50,000 नौजवान पाकिस्तान से अब्रॉड चले गए हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, खासकर इंजीनियर और डॉक्टर वगैरह। तो इधर रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही हमारे यंगस्टर को ना, जो मिलनी चाहिए इनको। ओके, ये मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि इतना उन्होंने पढ़ा है, इंजीनियर हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इतना कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है पाकिस्तान में। तो आई गेस के हुकूमत को इसके लिए कुछ करना चाहिए नौजवान के लिए, वरना हमारा पाकिस्तान तो नौजवानों से खाली हो जाएगा, बच्चे और बूढ़े ही रह जाएंगे। थैंक यू सो मच नैन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यूसुफ रोज़ में आने के बाद आज हम लोगों को स्टूडेंट के अलावा भी हट के काफ़ी वैरायटी और लोग मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप तीनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आप लोगों के? मिर्ज़ा हसन, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद मुश्ताक हुसैन। क्या करते हैं आप लोग? स्टूडेंट्स तो नहीं लग रहे हैं मुझे। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल में।
ओके सर, मुझे ज़रा आप बताइएगा कि आपने देखा है कि जो नौजवान लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं ज़्यादातर, तो इसकी कोई वजह बता सकते हैं आप लोग, क्यों वो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? ऐसे तो हमारा पाकिस्तान नौजवान से खाली हो जाएगा, बूढ़े रह जाएंगे और बच्चे रह जाएंगे। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मिस अनएम्प्लॉयमेंट और आपका जो पे रोल यहाँ पर बहुत कम है। बाहर जो है अगर डॉलर्स के अंदर हम देखें तो हमारी जो करेंसी कितनी डीवैल्यू हो गई है, तो इस हिसाब से लोग ज़ाहिर सी बात उन्होंने अपना सर्कल चलाना होता है। अब अगर मर्द है तो उससे पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली के अंदर उसके स्पाउस भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत हाई हो गया और हमारी सैलरीज बहुत कम है, इसलिए लोग बाहर को प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा कर सकते हैं, हुकूमत ऐसा कुछ कर सकती है जिससे ये लोग बाहर ना जाएं? और पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो फिर भी बाहर जाके कर रहे हैं, तो इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो लोग पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को सर्व करें और उनका अपना सर्कल भी अच्छे से चलता रहे। अच्छा, इसलिए इसका जवाब में थोड़ा टेक्निकल दिया जाएगा, वो इस लिहाज से कि हुकूमत टैक्स जो दे रही है ना, ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर और बर्डन डाल रही है कि अगर एक इनकम टैक्स दे रहा है, जिस तरह हम लोग सैलरी पेशा हैं और हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हम पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, हम खाना ले रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। हम यहाँ पे अगर कोक पेप्सी भी मंगवाएंगे ना, तो यहाँ पे तो नहीं आइडिया कि अगर हम किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में पेप्सी की बोतल मंगाएंगे जो बाहर 40 रुपये की है, वो 140 रुपये की मिलती है, वो सेल टैक्स उसके ऊपर डलता है 17 या 16%। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो इनकम, अगर इतना ही गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा करना है तो गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स कम करके इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज़ करे, जिससे उसकी टैक्स वर्थ नेटवर्थ में इजाफा हो जाएगा। ओके, तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को जॉबियंस होना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए? अगर बस चेक करें बिज़नेस के तो हाल ही कोई नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर से बाइंग पावर लोगों के पास है ही नहीं। अभी हम वैसे ही परसों बात कर रहे थे कि हम अगर ब्रांड जाएँ वापडा टाउन में, जो पहले एक रश होता था 3-4 साल पहले, अब वो ब्रांड्स के ऊपर वो रश नहीं होता। एम्पोरियम जाएँ तो सिर्फ फूड कोर्ट के अलावा कहीं रश नहीं है। तो बिज़नेस दीन के अंदर हमारा यही है कि बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन बिज़नेस के हालात ही नहीं है, बाइंग पावर ही नहीं है लोगों के पास। तो मेरे ख्याल में तो जो लोग जो करें वो उसमें बस इसके हलाल होना चाहिए, और तो कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत टेक्निकल आंसर्स दिए आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हसीब अहमद। हसीब अहमद, नाश्ता करने आए हैं या लंच करने आए हैं? लंच करने आए हैं। अच्छा, हमने अभी नाश्ता किया, लोगों का लंच भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा यहीं लाहौर से हैं आप? नहीं, मैं बावल नगर से हूँ और लाहौर में वैसे स्टडी करते रहते। अच्छा, लाहौर में क्या करें आप? मैं इधर पढ़ रहा हूँ यूसीपी। अच्छी बात है, स्टडी कर रहे हैं। यूसीपी के स्टूडेंट फिर से हमें मिल गए हैं यूसुफ रोज़ में। यूसुफ रोज़ जो है वो यूसीपी के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे मोस्टली यूसीपी के स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा आपकी लाइफ कैसे चल रही है अभी तक? लाइफ अच्छी गुजर रही है। कैसे चल रही है? अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजरी है, सब कुछ सेट जा रहा है? सब कुछ फिट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादी होगी आपकी? हाँ जी। शादी होगी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। अच्छा, तो लेट है, अभी लेट है। क्यों लेट है? बस कुछ मसले आ जाते हैं अंदर। अभी कह रहे थे आपकी लाइफ सब सेट है, अब कह रहे हैं कि मसले आ गए। ओ, खुश हूँ मैं, वैसे भी खुश हूँ। ऐसे मतलब शादी ना हो फिर भी ठीक है, अभी चल रहा है। अच्छा, आपकी लाइफ में कभी कोई ट्रेजेडी आई? नहीं, स्मूथ चल रही है लाइफ बिल्कुल? बड़ी बात है, इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है। मेरी तो कभी स्मूथ नहीं चली है, लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ आप कहना चाहते हैं चैनल पे? यूथ को कुछ कहना चाहते हैं? कुछ यूथ को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ अच्छा पैगाम देना चाहते हैं? पढ़ें, स्टडी करनी चाहिए, पढ़ लिख के आके कोई अपना निज़ाम सेट करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। इतना सीरियस क्यों हुए हैं? क्या हुआ? खाना नहीं अच्छा लगा? नहीं, बस थोड़ी तबीयत ख़राब है मौसम की तब्दीली की वजह से। अच्छा, क्या नाम है आपका? नौशेर अली। नौशेर अली, क्या करते हैं? मैं यहाँ पर बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है बैरिया टाउन, तो मैं फार्म डी कर रहा हूँ वहाँ पर। फार्म डी कर रहे हैं, क्या सोच के फार्म डी स्टार्ट किया? बस मेडिसन असेंबल करने का और इस तरह के मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक़ था, तो इस वजह से ये फील्ड चूज़ की।
अच्छा, डी फार्मेसी करने के बाद आप कहीं मेडिकल स्टोर पर जॉब करेंगे या फिर अपना फार्मेसी जो है वो बनाएंगे? नहीं, अपनी इंशाल्लाह बनाने का इरादा है, जॉब वगैरह का तो नहीं कोई। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी जो यूथ है हमारी या जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको जॉब्स करनी चाहिए या फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो बिज़नेस बेस्ट है, क्योंकि अब जॉब में बस गुजारा ही हो सकता है। मतलब बंदा अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर सकता, अपने गोल्स नहीं अचीव कर सकता। अच्छा, तो मुझे ज़रा बताइएगा आपकी लाइफ अभी तक कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। मैरिड हैं आप? नहीं जी, अनमैरिड। तभी अच्छी चल रही है? जी बिल्कुल, बहुत। अच्छा, अब अपना फार्मेसी का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, हमें डिस्काउंट देंगे उसके बाद मेडिसिन पे? इंशाल्लाह। मुझे याद रखेंगे? ज़रूर इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज हमारे पास एक वैरायटी थी यूसुफ रोस्ट में आने के बाद, लाइक यहाँ पे सिर्फ यूसीपी की आवाम नहीं थी, यूसीपी के अलावा और जो लास्ट हमने बात की है कुछ जॉबियंस लोग थे जो शौकत खानों में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे यूएमटी के बच्चे, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, उन सब से बात हुई है, सब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, सबकी लाइफ कैसी चल रही है, उसके अलावा जॉब करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ हमने देखा है व्लॉग में। तो जस्ट हिट द लाइक बटन और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कि मुनाफिक और झूठे जो है ना उनकी निशानियां हमें अल्लाह ताला बार बार दिखाता है। जनवरी के आखिर में इमरान ने गिरफ्तार होना है, तो क्या चोरों को डाकुओं को रहने दे बाहर के हालात खराब हो जाएंगे? डाके डाले हैं उसने, चोरियां की हैं उसने, उसकी बीवी ने, पता नहीं अपने बच्चों ने कलमा भी पढ़ा है कि नहीं, दूसरों को नहीं अनिल मुनकर कहता रहा है। यही औकात है इसकी, यही इसकी हैसियत है, इसको चले जाना चाहिए दोबारा। ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना, इनको अपना इलाज भी करवाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, पंजाब की सियासत में इस वक्त बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है और अब खबरें ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ के 10 अरकान पंजाब असम्बली गायब हो गए हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। लेकिन खान साहब इससे पहले बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो कह रहे थे हम एतमाद का वोट ले लेंगे और परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहेंगे। लेकिन मुबश्शिर साहब, अब सूरत हाल देखकर आपको लग रहा है कि पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही रहेंगे? अच्छा, वैसे पहली बात ये ड्रामा क्या है, तमाद का वोट क्यों लेंगे, असेंबली क्यों नहीं डिसॉल्व कर रहे, चले केपीके की असेंबली क्यों नहीं डिसॉल्व कर रहे, वहां से विफाक से इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे, वो सारी बातें कहाँ गई है महविश? मैं आपको यही कहता हूँ हर बारी कि मुनाफिक और झूठे जो है ना उनकी निशानियां हमें अल्लाह ताला बार बार दिखाता है। अगर हम खुद अकल के अंधे हो जाएं तो उसमें कुदरत का क्या कसूर है। जहां तक रह गया 10 बंदों का मामला, तो 10 बंदे नहीं, अभी इसमें और लोग होंगे जिनके फ़ोन ख़राब हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, बातें नहीं होंगी, और ये अदम एतमाद जो है ना ये अभी गले पड़ेगा परवेज़ इलाही के। परवेज़ इलाही बहुत अक्लमंद हुआ है, लेकिन अदम एतमाद उसके गले पड़ेगा, इसलिए उसने अपने बेटे को भागता हुआ भेजा दरेशक साहब से माफ़ी मांगने की। उसने जाके कहा माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मेरे बाप को माफ़ कर दें, मैं उनके ब्याह पे माफ़ी मांगने आया हूँ। तो अब वो दोबारा आ रहे हैं, वरना पूरा साउथ पंजाब का तो वो पूरा ब्लॉक जा रहा था एक साथ। तो अब हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी कर लेंगे सारे। जो भी है, परवेज़ इलाही साहब वफादार है खान साहब के साथ। वफादार अदालत में फौरन पहली पेशी में उन्होंने लिख कर दिया कि जी मैं असेंबली नहीं डिसॉल्व करूंगा अदालत की वजह से। छोड़े ना यार, वफादारी अपने ओहदे के लिए वफादारी। सर, लेकिन खान साहब को गिरफ्तार करने की खबरें भी बड़ी गर्दिश कर रही हैं, वैसे तो बड़े टाइम से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अपने ज़राए कह रहे हैं कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पंजाब में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो फिर कैसे गिरफ्तार? हरकतें जो ऐसी हैं, उनको पता है ना जो हरकतें की है उन्होंने, कोई और शरीफ आदमी होता तो अभी तक अंदर होता, पाबंद सलासल होता। तो इमरान ने जाना तो है, तो मेरा तो ख्याल है कि जनवरी के वस्त में या जनवरी के आखिर में इमरान ने गिरफ्तार होना है, उससे पहले नहीं हो। तब तक हो सकता है पंजाब में इनकी हुकूमत भी ना रहे। तो फिर यही पुलिस जो अभी प्रोटोकॉल दे रही है, यही पुलिस जाके कहेगी आए जो भाईजान ये प्रिजन वैन आ गई, बैठे हैं इसमें ज़रा, चलें कोर्ट लखपत। तो ये होगा, मकफात अमल है। पंजाब में तो तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट है, तो फिर मैंने कहा ना 15 तक तो ठहर जाए ना, 15 के बाद पता चल जाएगा किसकी हुकूमत है, फिर देख लेंगे। अल्लाह ना करे खान साहब, अल्लाह क्यों ना करे। खान साहब ने जितना गंद किया है, खान साहब खराब हो जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे। झूठ बोले हैं खान साहब ने, तो क्या चोरों को डाकुओं को रहने दे बाहर के हालात खराब हो जाएंगे?
डाके डाले हैं उसने, चोरियां की हैं उसने, उसकी बीवी ने, उनके सारे जानने वालों ने, क्यों ना अंदर जाएं, क्यों ना उन पे केस हों, क्यों ना अदालतें उनको अंदर बंद करें? क्या इसलिए कि ये दो कानून हो जाएं? जो बात करता रहा हमेशा कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, कि भैंस चोरी के झूठे पर्चे लोगों पे कट जाते हैं, ये तो असली चोरियां हैं जो इन्होंने की हैं, क्यों ना हो? सर ऑडियो वीडियो का शोर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब एक और 7 मिनट की ऑडियो आने की बातें की जा रही है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 25 मिनट की कोई वीडियो आने वाली है। खान साहब ने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए, तो अब क्या होने? तो खान साहब ने आज तक जितने गुनाहों पे पर्दा डाला है वो भी हमें पता है ना, वो तो दूसरों के लिए नहीं बिलीव करते ये बातें। अफवाज पाकिस्तान को उन्होंने रगड़ा मारा, उलमाए दीन को उन्होंने उलमाए सू कहा, लोगों को गद्दारी के फतवे देते रहे, मीर जाफर मीर सादिक कहते रहे, मीडिया वालों को उन्होंने लिफाफा कहना शुरू कर दिया जो उनके खिलाफ खबरें देते थे। तो अब उनको याद आ गया कि इस्लाम क्या कहता है, अपनी हरकतें इस्लाम से बालातर हैं क्या उनकी? इस्लामी निज़ाम अगर सही होता तो सिर्फ चोरी करने पे उनका हाथ कटता, कई बारी कटना पड़ता। अब तो जितनी चोरियां वो कर चुके हैं, एक बारी कटने से तो कुछ होना नहीं था। तो दूसरी बात यह है कि ये राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऑडियो लीक हो रही है 25 मिनट की। मुझे नहीं पता राना सनाउल्लाह ने ये उड़ता हुआ तीर इसके आगे जाके क्यों खड़े हो गए हैं। अब तो जब भी रिलीज होगी तो वो लोग कहेंगे कि ये इन्होंने की है। शायद राना साहब ओन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनको कि हाँ ये मैं करा रहा हूँ या मैंने की है। लेकिन बात यह है कि जो मर्जी लीक करे, अब सवाल यह है कि अब किसके साथ आने वाली है, क्या हो सकती है। लेकिन सर सियासत में ये जो जातियात आ गई हैं, ये जातियात तो यार इमरान खान से पहले किसने की है? किसी को बगैर वजह के चोर कहता रहा, डाकू कहता रहा, सारी उम्र कहता रहा, उनके घर वाले नहीं, उनके बच्चे नहीं। उसके बाद जब मरियम की ऑडियो लीक हुई थी तो उसके ऊपर कितना वावेला किया था इन्होंने, कितना इन्होंने उसको रगड़ा मारा था। शहबाज शरीफ की जब हुई थी कितना किया था, परवेज रशीद की जब हुई थी तब इन्होंने कितना खपरवाला डाला था। उससे कहते ना कि ये गलत है, उससे क्यों नहीं बोले थे? अपनी बारी अब ये अखलाकियात याद आ गई है। गैर अखलाकी आदमी को लोगों से बच्चियां पैदा करना, बेटी अपनी करना, उसको डिसोन करना, ये अखलाकियात के जुमरे में आता है। हरकतें देखें, पता नहीं अपने बच्चों ने कलमा भी पढ़ा है कि नहीं, दूसरों को नहीं अनिल मुनकर कहता रहा ये क्या बात है यार। सर खान साहब ने हुकूमत पर आज एक बार फिर से लफ्जी गोलाबारी की है। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं 52% इजाफा हुआ है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? देख लें लफ्जी गोलाबारी, यहाँ पे अखलाकियात नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपना सियासत है ना, अपनी नहीं पर्सनल लाइफ ही होती है। लीडर्स की पर्सनल लाइफ भी पब्लिक होती है माविश, पूरी दुनिया में होती है। जिस वेस्ट का हवाला देते रहे ना, उस वेस्ट का बता रहा हूँ, गैरी हार्ट को प्रेसिडेंशियल कैंपेन से बाहर होना पड़ा था। एक तस्वीर आई थी उसकी डोना राइस मॉडल के साथ यॉट के ऊपर, उस एक तस्वीर के ऊपर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उसने रिजाइन कर दिया था। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। अब बात यह है कि पिछले 9 साल से हुकूमत आपकी है KPK में, वहाँ पे CTD जो है उसको आपने नकारा कर दिया, पुलिस को तनख्वाहें नहीं मिल रही, लॉ इन्फोर्समेंट की ट्रेनिंग नहीं हो रही, उनको इक्विपमेंट नहीं मिला 9 साल से, और आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार हो सकता है इसमें? इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है? इसमें कोई आदमी को इस्तिखारा करने की जरूरत है कि मुझे कोई निशानदेही हो? हमें सबको पता है, नविश्ता दीवार है ये, कौन जिम्मेदार है? यही आदमी है ना जो कहता था TTP से सिर्फ मुज़ाकरात होने चाहिए, फलां से मुज़ाकरात होने चाहिए, फलां से मुज़ाकरात होने चाहिए, उनका दफ्तर बना दो जी यहाँ KPK में, यही कहा था ना इसने। तो अब आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत का फेलियर है। खुद तो उनको हर तरह की मुराद दी, उनके आगे अच्छा बनता रहा। तो दहशतगर्दों से जब आप दोस्तियां करेंगे और हुकूमत और हुक्मरान करेगी तो फिर यही होगा ना। सदर आरिफ अलवी साहब ने कल रात एक तरह से खान साहब को सिलेक्टेड कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया। पहली बात ये कि उन्होंने बयान दिया क्यों और उसके बाद फिर वापस क्यों लिया? मैंने आपको हमेशा बताया कि आरिफ अलवी साहब जो दांत का कीड़ा निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा उनकी कोई काबिलियत नहीं है। पहले बयान दे दिया, फिर उनको याद आ गया कि मेरी हैसियत क्या है, उनको याद आ गया कि 20,000 जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं KPK का बजट काट के, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती, डॉक्टरों को नहीं मिलती, उनको मिलती है। अब पंजाब का भी बजट काट के अरसलान बेटा और उसका पूरा गैंग जो है उनको मुराद मिल रही हैं कि लोगों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद जो है उसको करते रहो, तस्वीरों के साथ खेलते रहो, लोगों की क्लिप्स के साथ खेलते रहो। इंडियन फिल्मों के क्लिप लगा दो आगे हंसने वाले, या गधे के क्लिप लगा दो हंसने वाला। ये अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें नहीं थी ना।
तो वो अब आरिफ अलवी को ख्याल है कि वो सारे मेरे ऊपर आ जाएंगे, मेरे ऊपर पड़ जाएंगे, तो मैं तो इतनी चीज़ का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो उसने फ़ौरन वापस ले ली। यही औकात है इसकी, यही इसकी हैसियत है। इसको चले जाना चाहिए दोबारा दांतों का कीड़ा निकालने के लिए, नथिंग एल्स। ही इज नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग एल्स। ये तो पार्टी का सदर भी नहीं बन सक रहा। बात यह है कि ये मुल्क का सदर बनना चाहता है, इसको एहतराम ही नहीं है इस ओहदे का। आप देखें कि कितनी आराम से ये सियासत में साइडें ले रहा है कि बार बार जाके पीटीआई को रिपोर्ट कर रहा है, पीटीआई को बता रहा है, उनसे इमरान खान से अपना गाइडेंस ले रहा है कि जी मैंने ये इसको चीफ बनाने का साइन कर दिया, ये कर दिया। ये को बातें हैं, प्रेसिडेंट इस तरह करता है। जब इसने अपनी इज्जत खुद नहीं करानी तो हम लोग क्यों इसकी इज्जत करें? ये चाहता है कि ये इसको सड़कों पर रगड़ा जाए। जब वापस ले लिया, नहीं हैसियत उसकी कि आरिफ अलवी जब फेस कर रहे अपनी कीबोर्ड वॉरियर्स को। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम है उनको जो गिफ्ट मिले थे उनकी तफसीलात जारी ना करने पर नोटिस जारी किया है। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत क्यों नहीं वैसे तफसीलात दे रही? मेरा ख्याल है हुकूमत ने जब खुद ये लोग हुक्मरान थे, इन्होंने भी चोरियां की होगी, कोई पता तो नहीं है। तो ये अपनी लिस्ट दे देगी ये। तो बात ये है कि जब रिकॉर्ड्स ना मिले या रिकॉर्ड्स को आग लग जाए तो समझ जाए उसमें जिम्मेदार कौन कौन है। देखें जी, ये सदर और वजीर आजम के गिफ्ट मांगे हैं ना, मुझे और आपको मिलने वाले तो नहीं मांगे। कि आप कहेंगे जी 22 करोड़ लोग हैं, उनकी तफसीलात बनाने में ज़रा हमें टाइम लगेगा। भाई 100 लोग होंगे टोटल मिलाकर, ठीक है, 70 लोग होंगे, उनकी तफसीलात होंगी, मुल्कों के नाम लिखे होंगे, गिफ्ट का नाम लिखा होगा, उसकी तस्वीर होगी, मालियत होगी, दे दो लिस्ट जाके। तोशा खाना में तो इतने लोग नौकरियां करते हैं 9-9 लाख रुपए उनको तनख्वाह मिलती है, जो उसका हेड होता है कमिश्नर। मुराद अलग है, गाड़ियां, पेट्रोल और फिर उनका स्टाफ है पूरा। तो उनके पास तो ये अपडेटेड लिस्ट होनी चाहिए, 15 सेकंड में प्रिंट आउट निकलना चाहिए। तो ना देने का मतलब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको समझा लेगा, मतलब आप फिक्र ना करें, कोर्ट्स को आता है अपना काम करना। सर, मिफ्ता इस्माइल साहब ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पर खड़ा है, अगर IMF नहीं आया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। तो सर, हुकूमत क्यों नहीं कान धर रही इस पर? मेरा ख्याल है कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना, इनको अपना इलाज भी करवाना चाहिए। ये खुद उस हुकूमत के वजीर खजाना रह चुके हैं, नहीं अपना शहबाज शरीफ, क्योंकि देखे ना ये इनके वजीर खजाना रह चुके हैं और खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप ये बातें वजीर आजम को कहें, जाके इसहाक डार को कहें, ये नवाज शरीफ को कहें, उसी पार्टी के हैं, उसी पार्टी के 2 दफा ये वजीर खजाना बन चुके हैं। ये कोई आम से MPA तो है नहीं कि जनाब इनकी तो अप्रोच है उधर, इनका तो मिलना जुलना है, इनकी तो बातचीत है। तो पब्लिकली कहने से मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है कि जो 2 कैंप्स हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के आमने सामने जो खड़े हुए हैं, जो नजर आ रहे हैं, तो मिफ्ता इस्माइल शहबाज शरीफ कैंप के लग रहे हैं मुझे, और इसहाक डार साहब ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब के कैंप के हैं। तो अब ये कैंप जो है ये ऑफिशियली मुझे तो लग रहा है आपके इसहाक डार साहब के खिलाफ कर रहे हैं, वरना अभी तक शहबाज शरीफ साहब इनकी रुकनीत मुअत्तल कर देते इस तरह की बातें करने पे। तो ये घर की लड़ाई जो है ना, ये मुल्क को लेकर बैठी हुई है। सर, लेकिन विफाकी हुकूमत भी हालात से काफी नाउमीद नजर आती है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि अब इक़्तिदार में कोई दिलचस्पी नहीं रही। आपके ख्याल में क्या वजह होगी इस नाउमीदी की? नहीं, उसकी वजह कुछ और हो सकती है। उसकी वजह यह है कि देखें, इन्होंने भी मजाक बना लिया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना है तो शहबाज शरीफ ने होना है, लीडर ऑफ द हाउस होना है तो शहबाज शरीफ ने होना है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना है या हाउस होना है तो जी हमजा शहबाज ने होना है, कोई और बन ही नहीं सकता। तो ये लोग बेचारे साद रफीक साहब हों या और भी लोग हों और पार्टियों के भी लोग हों, सारी उम्र इन्होंने लगा दी, जेलें इन्होंने काटी हैं, आमिरों को इन्होंने बर्दाश्त किया, नुकसान इन्होंने उठाए, अपनी इज्जत इन्होंने उछलवाई सारों के आगे। नैब में ये लोग गए और वज़ीर आला फिर आके वो बन जाए हमजा शहबाज, या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हमजा शहबाज, ये वो। तो फिर इन लोगों की हैसियत क्या हुई? कीड़े मकौड़ी वाली हुई ना, इक़्तिदार में हो या ना हो, इक़्तिदार में हमेशा ही कोई और है, एक फैमिली है। तो मैं कहता साद रफीक साहब का जो बयान है ना, उसका तनाजुर जो है वो अपनी पार्टी से दुख का इजहार है, वो हुकूमत के बारे में दुख नहीं है ये। लेकिन वैसे अब आपको क्या लगता है, अगर अभी भी इनको मिलती है पंजाब में वजारत, तो ये शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमजा शहबाज, वही होंगे वज़ीर आला? कोशिश तो यही हो रही है, और हमजा शहबाज हुए तो बहुत जल्दी फारिग हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। जो उन्होंने चांद चढ़ाई हैं पहले जब वज़ीर आला थे, वो भी सबको पता है। काम तो हुआ नहीं, मैनेज हुआ नहीं, हुकूमत चली नहीं,
तो और बैक पे तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब भी होंगे ना, तो फिर कैसे नहीं चलेगी? महावेश, आप जो मर्जी बैक पे हो, आपको डे टू डे बेसिस पे आप 12 करोड़ लोगों का जब सूबा चलाना होता है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, तो आपको स्पर ऑफ द मोमेंट पे फैसले करने होते हैं, आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, आपको एसओपीज फॉलो करनी होती हैं। अगर उन्हें नहीं चलानी है तो फिर अपनी पार्टी पे किसी और को आने दें जो इस काबिल हो और वो बन जाए। लेकिन ये जो हवस है ना, पैसे की भी, इक़्तिदार की भी और इज्जत कमाने के लिए, जो कि नहीं मिल रही, इससे क्या मैं कह सकता हूँ? अल्लाह ताला बचाए बस आदमी को, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा। ठीक है मुबश्शिर साहब, हम दुआई कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए कि हालात बेहतर हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के बाद। वो सिलेक्ट हुए हैं, वो पता सबको पता है। जो MNS MPs उनके साथ लगाए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट ने लगाए। वैट तब्दीली जरूरी है, लोगों ने गालियां सीख ली। अलवी साहब तो आज कह रहे हैं ना, असी तो 50 सालों तो गल कह रहे हैं। डॉक्टर अलवी साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे होंगे। सिलेक्टेड तो नहीं है, वो तो अपने वोटों के बलबूते पर आए। उनके बेटों को भी काफी है। ट्रेलर था, फिल्म आएगी, उसको शर्म आए तो ना करे ना। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। ऑडियो आ रही है 25 मिनट की, क्या कंटेंट हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है, उन्होंने कहा है कि 2018 के जनरल इलेक्शन में इमरान खान साहब को सपोर्ट की बाजवा साहब ने, और सेनेट के जो इलेक्शन हुए तब भी सपोर्ट की बाजवा साहब ने। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि एक और ऑडियो लीक हो रही है, यानी 25 मिनट की एक और, यानी चौथी ऑडियो आ रही है। लोगों से चल के पूछते हैं कि क्या वाकई इमरान खान साहब सेलेक्टेड हैं, और ये भी पूछते हैं कि अगली ऑडियो का क्या कंटेंट हो सकता है। आएँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आरिफ अलवी साहब हैं, जो इमरान खान साहब के सदर थे, PTI ने जिनको चूज़ किया था, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब सेलेक्टेड हैं, यानी वो कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब सही है, सबको पता है, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। इमरान खान साहब तो नहीं मानते। नहीं, वो सिलेक्ट हुए हैं, वो तो पता सबको पता है। इमरान खान साहब सेलेक्ट हुए हैं? हाँ जी। तो अब मुझे ये बताएं कि पहले सदर आरिफ अलवी ने ये बयान जारी किया है, अब उन्होंने उसकी तरदीद की है, ठीक है, बाने सदर ने, वो कहते हैं जी सियाको सबाक से हट के बयान किया है। इमरान खान साहब ने कोई प्रेशर डाला है? नहीं, प्रेशर नहीं, वो बस उन्होंने कह दिया, लेकिन वो सिलेक्टेड तो हैं। अच्छा, सबको पता सिलेक्टेड तो हैं। जनरल इलेक्शन में सपोर्ट हुई थी उनको? हाँ, सपोर्ट हुई है उनको। तो फिर वो कहते हैं मुझे बाजवा ने नुकसान ही बहुत पहुंचाया, तो फिर जो MNS MPs उनके साथ लगाए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट ने लगाए। एस्टैब्लिशमेंट ने किया है। और ये है कि पहले तो इतनी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब ये है कि बस अगर लोगों ने जो सपोर्ट किया वो इसलिए किया था कि चेंज लाने के लिए, लेकिन वो जो कुछ नज़र आया कुछ भी नहीं मिला। तो अब फिर ऑब्वियसली जो तो फिर जाहिर हो गया, अब लोगों को पता चल गया कि चेंज नहीं है, चेंज नहीं है, तब्दीली नहीं आनी। नहीं। तो मुझे ये बता, सिर्फ ये बता दें, बैड तब्दीली ज़रूरी है। अच्छा, बैड तब्दीली बैड तब्दीली ज़रूरी है। लोगों ने गालियाँ सीख ली इस तरह के, यानी जो आप सोशली वो देखें ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं हुई है। ये तब्दीली लेके आए इमरान खान, ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ਉਹ अलवी ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। इमरान खान के मैंने जो पर्सनली देखा है, बहुत लोग फेवर में हैं, जैसे स्टूडेंट्स तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोग फेवर में हैं। 2018 में थे लोग ऐसे फेवर में? 2018 में एज सच इतना नहीं थे, मतलब जो जब वो इलेक्ट हुए हैं उसके बाद, मतलब इलेक्शन से पहले जो उनकी थी परसेंटेज वो ज़्यादा थी, लेकिन तो 2018 में आई डोंट थिंक सो कितना उनको। तो एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट तो किया होगा किसी तरह से? एस्टेब्लिश ने, हाँ एग्जैक्टली, बाजवा साहब ने फिर सेलेक्टेड हुए ना इमरान खान साहब? हाँ एग्जैक्टली, सिलेक्टेड तो हुए सिलेक्टेड हुए। इस टाइम तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब नहीं है, चोर बैठे हुए। इमरान खान तो अभी गवर्नमेंट में नहीं है ना। अच्छा, पंजाब में उनकी हुकूमत, KPK में उनकी हुकूमत, उससे थोड़ी सी उम्मीदें थी, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, अभी तो वो पंजाब में बैठा भी है, तो कुछ कर तो नहीं सकते ना। आप क्या पूछेंगे, अगर वो सिलेक्टेड थे तो ये भी सिलेक्टेड है जो जनाब अभी आए हैं। अच्छा, हाँ, देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ पर इमरान खान की इतनी मकबूलियत थी और मकबूलियत के चर्चे थे, वही जो है अचानक जो है ना ये हुकूमत आ गई है शहबाज शरीफ की, तो ये भी सिलेक्टेड है। डॉक्टर अलवी साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे होंगे। अच्छा, नहीं, आप समझते हैं फिर सिलेक्टेड है इमरान खान साहब?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सिलेक्टेड। नहीं तो अगर सपोर्ट किया है एस्टेब्लिशमेंट ने तो फिर तो सिलेक्टेड हुए ना। किसको नहीं किया ये बताएं। अच्छा हाँ फिर सब सिलेक्टेड हुए। सब सिलेक्टेड है, सब सिलेक्टेड। सिलेक्टेड तो नहीं है, वो तो अपने वोटों के बलबूते पर आए। आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया था एस्टेब्लिशमेंट ने। हमको तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अवाम ने सिलेक्ट किया था। अवाम ने सिलेक्ट किया था। जी जी। तो फिर आरिफ अलवी साहब क्यों कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने सपोर्ट किया? आई डोंट नो। सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि एक और ऑडियो लीक हो रही है, 3 ऑडियोज पहले हो चुकी हैं, चौथी ऑडियो आ रही है 25 मिनट की। क्या कंटेंट हो सकता है? ये तो आती रहनी है, ये तो आती रहनी है, आपको पता है ना, ये तो ऑडियो आती रहनी है। इसमें क्या कंटेंट हो सकता है? पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है ऑडियो लीक का ना, इस पे है ना पाबंदी होनी चाहिए ना। ऑडियो लीक नहीं लीक। ये बताएं तो वीडियो के भी चर्चे हैं, कहते हैं वीडियो भी कोई पड़ी हुई है, तो वीडियो आ गई। नहीं ऑडियो वीडियो पे ना पाबंदी होनी चाहिए ना, पीएम हाउस की ना, ऑडियो वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए। ये पीएम हाउस की नहीं, तब तो इमरान खान साहब एमएनए थे जबकि ऑडियो लीक हुई है। अच्छा वो हो सकती हैं, शायद हो काफ़ी हैं, उनके बेटों को भी काफ़ी है इमरान के। हाँ इमरान खान के बेटों की भी हाँ आपने देखी होंगी शायद यूट्यूब पे ना, काफ़ी वीडियोज हैं। हाँ वीडियोज हैं। यही होगा, इसी का ही आगे वो अपना क्या थे, ट्रेलर था, अब फिल्म आएगी। अच्छा ये अब वो जो है ये फिल्म आएगी, पहले तो ट्रेलर चल रहे थे ना। तो बाजवा साहब ने इतना सपोर्ट किया आपके मुताबिक, तो इस कदर खिलाफ क्यों है इमरान खान साहब उनके? एंड पे जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो वो कहते हैं न्यूट्रल क्यों हुई है? न्यूट्रल ना हो। हाँ ना हो। तो इमरान खान साहब सिलेक्टेड है? डेफिनेट सिलेक्टेड हैं सारे इनके। तो आपको पता है सब शुरू से इन लोगों की यही काम है, वीडियो बनाना, ये इनकी अपनी स्टूडियो चलाते हैं। तो बंदा ऐसी हरकतें ही ना करे तो बस अब उसको शर्म आए तो ना करे ना। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आपने कह दिया ठीक है, उधर भी है उधर भी है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि गड्डी लाल, तो आपको मैंने बता दिया है। क्या कर सकते, मैंने एक्चुअली पिछले लास्ट वीक का कोई फॉलो नहीं किया, जब मैं खुद इतना बिजी। पिछली ऑडियो सुनी थी? हाँ पुरानी सुनी थी किसी तो उसके बाद अब जो आई है वो क्या हो सकती है उनको मलूजे खाते रखते हुए? हो सकता है मरियम के खिलाफ हो। चल इनका पता थोड़ी है। हाँ इनका जो पैसे वो तो कहते हैं इमरान खान साहब की, राना सनाउल्लाह थोड़ी मरियम की कहेंगे। वही पता नहीं इनका। अच्छा हाँ ये आई थिंक आइडियो तो ये फेक है। अच्छा ये फेक है। पिछली 3 सुनी है आपने? एक सुनी है। एक सुनी है। वो फेक लगी? मुझे तो फेक लगी। फेक लगी है? कैसे? क्योंकि वो इमरान खान इतने मैच्योर लीडर हैं, वो तो ऐसा नहीं बोल सकते। जितना आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने ये जो बयान जारी किया है जिसके मुताबिक 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को बाजवा साहब ने सपोर्ट किया, तो क्या इस बयान के बाद इमरान खान साहब सेलेक्टेड साबित हुए या नहीं हुए? और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो ऑडियो की बात कर रहे हैं, जो 25 मिनट की चौथी ऑडियो की वो बात कर रहे हैं, उसका कंटेंट क्या हो सकता है? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। मैं विद फैमिली चक्कर पे चक्कर, सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। मेरे मोबाइल नंबर जितने थे वो उन्होंने बंद करवा दिए। हाथ जोड़े, बड़ा कुछ किया। मैं पिस्टल अपनी हिफाजत के लिए 24 घंटे पास रखता था। पिस्टल जो है लोड था, उससे अचानक गोलियां निकल गई। मेरा बेटा था, मेरी जान थी, मेरे ऊपर डाला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फ़ाइज़ सुक्ताई। नाज़रीन, बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है। बुज़ुर्ग ने इस उम्र में, जब इनकी ऐसी उम्र है कि इस तरह के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी घरों में बहुत इज़्ज़त होती है, उनको बिठा दिया जाता है, उनको कहते हैं आप सुकून करें, रेस्ट करें। लेकिन इन बुज़ुर्गों से इस उम्र के अंदर एक जुल्म हो गया, यानी कि एक कत्ल हो गया, जिसकी वजह से अब ये जेल के अंदर मौजूद है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं इस पर क्या बात करूं। बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ एक ज़्यादती हुई, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई, लेकिन क्या करें, इस वक्त जो फ्रॉड की जो इस वक्त कैफियत है, लैंड ग्रैबर्स, कब्ज़ा माफिया, और जो लोग शहरों के अंदर से, लाहौर से बाहर आते हैं जगह ख़रीदने के लिए, सस्ती जगह ख़रीदने के लिए, उनके साथ वो फ्रॉड होता है कि रे खुदा का नाम। कुछ इसी तरह का बाबा जी के साथ भी मामला हुआ, और उसके बाद बाबा जी ने इंतकामी तौर पर तंग आकर एक नौजवान की जान ले ली, जो मेरा ख्याल है कि उस मामले से उसका लेन देन कोई नहीं था। नौजवान की उम्र 24 साल थी,
शादीशुदा था, बिल्कुल नई शादी हुई थी, अभी 1 साल एक उसकी शादी को हुआ था। बहरहाल बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल है आपका? खैर खैरियत, ठीक ठाक। बाबा जी क्या हुआ, सारा मामला क्या वजह बनी? मामला ये हुआ है कि मैं विद फैमिली 1 साल से चक्कर लगा रहा था। किन के पास पहले थे? प्रॉपर्टी डीलर के पास, जिनसे हमने मकान ख़रीदा था। अच्छा। मकान उन्होंने कहा था कि तुम पे आपको दे रहा हूँ, वो दफ्तर उन्होंने खोला हुआ है, वो किस्तों पे मकान बना के देते हैं। तो 40% पूरा होने की सूरत में आपको जो है ना मकान की चाबी दी जाएगी। ठीक है। तो यानी कि घर तैयार करके देंगे। अच्छा, वो ऐसे हुआ कि इस असना में मेरी बेटी को कैंसर हो गया। अच्छा। कैंसर हो गया, तो उसके बावजूद हम लाख रुपया या 50,000 रुपया मंथली किस्त देते रहे, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हो सका। तो फिर उन्होंने कहा जुबैर साहब ने कि ये आपका एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, मुकम्मल नहीं हुआ तो आप हमारी रकम वापस कर दें जो आपने लिखा हुआ है कि भाई एग्रीमेंट कैंसिल होने की सूरत में सारी रकम आपको वापस अदा कर दी जाएगी। तो हम थोड़ा वेट करके थोड़े अरसे के बाद और किसी जगह पे ज़मीन ख़रीद लेंगे या मकान ख़रीद लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो 1 साल तो हम किस्तें देते रहे, लेकिन एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हुआ। तो 1 साल के बाद एग्रीमेंट क्या मुकम्मल नहीं हुआ? यानी कि एग्रीमेंट ये था कि 40% आप मुकम्मल देंगे। यानी कि 40% आपका 1 साल में मुकम्मल हो गया था? नहीं हुआ ना। अच्छा। 40 साल में एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि जी आपने 1 साल में मुकम्मल नहीं किया, इसलिए आपका वो एग्रीमेंट कैंसिल किया जाता है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। वो उन्होंने ये भी शराइत व ज़वाबत में लिखा हुआ था कि अगर एग्रीमेंट कैंसिल होने की सूरत में आपको मुकम्मल रकम आपकी वापस लौटा दी जाएगी। ठीक है। मुकम्मल, कटौती वगैरह नहीं होगी। यानी कि 13 लाख रुपया उन्होंने मुकम्मल मुझे अदा कर देना था। ठीक है। तो उस असना में उन्होंने, मैं विद फैमिली चक्कर पे चक्कर, सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। हालांकि यहाँ तक कि मेरे मोबाइल नंबर जितने थे वो उन्होंने बंद करवा दिए, ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक रिसीव नहीं करते थे? नहीं। तो वो मैं चाह रहा था कि मैं खुद चक्कर ना लगाऊं, मैं कम से कम मोबाइल से पूछूं जब मुझे बड़ा मुश्किल होता है लाहौर से। ठीक है। तो वो फिर मैं जो है ना वो ये मोबाइल भी नहीं कर सकते थे। फिर मैं विद फैमिली इधर आता था। वो मुझे दिमाग का भी मसला है, चक्कर शक्कर आते हैं, मैं मिर्गी शिरगी की तरह गिर जाता हूँ। तो वो मैं फिर विद फैमिली आता था इनके पास, हाथ जोड़े, बड़ा कुछ किया। पूरा साल जो है ना इनके पीछे मैं लगा रहा हूँ कि मेरी रकम मुझे लौटा दें। मैं किसी दूसरी जगह पे 1-2 साल लगा के उसके बाद मैं उधर मकान वगैरह ख़रीद लूँ। तो लेकिन ये मामला नहीं हो सका। तो फिर जहाँ तक रही पिस्टल की बात, तो वो मैं तो जब भी इधर आता था, अच्छा, तो इसलिए आता था लेकर साथ कि वो अपनी हिफाजत के लिए, मैं पिस्टल अपनी हिफाजत के लिए 24 घंटे पास रखता था। जिस वक्त बाहर आउट इस तरह निकलता था और मुझे शक था ये मुझे कहीं 5 लाख रुपया अचानक दे दें कि भाई ये लो संभालो। यानी कि किसी भी दिन आपको ऐसा लगता था कि तो मैं बूढ़ा आदमी था, मैंने कहा यार किसी ने कलावा मार मुझसे छीन लेने हैं, तो कम से कम ये तो हो कि मेरी सेफ्टी के लिए मेरे पास जो है ना। बाबा जी ये ठीक हो गया, आपने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया हुआ था। ठीक है। उस दिन क्या मामला हुआ? आपने नौजवान की जान ले ली? उस दिन नहीं, मेरे ऊपर डाली गई है, मैंने ली नहीं है।
उस दिन ये हुआ कि ये दफ्तर है ना जी ठीक। तो दफ्तर के अंदर मैं जो ही इंटर हुआ तो 3 बंदे इधर बैठे हुए थे। ठीक है। अभी वल्लाह आलम मुझे नहीं पता कि ये कस्टमर हैं या इनके रिश्तेदार या वैसे बैठे हुए हैं ये वो, क्योंकि हर वक्त वहाँ दुकानदारी है, वो तो कस्टमर वगैरह आते जाते रहते हैं। तो ये सामने 2 बंदे बैठे हुए थे, एक भतीजा था वो प्रॉपर्टी डीलर का, तो प्रॉपर्टी डीलर खुद कभी कभी चक्कर लगाता था, 5-10 मिनट आधा घंटा बैठ के चला जाता था, बाकी वही डील करते थे। वो पैसे भी मुझसे उन्होंने ही वसूल किए। ठीक है। तो यकमुश्त या जो आप नहीं, किस्तों पे कभी लाख रुपया, कभी 50,000। अच्छा, जो ही वो सामने बैठे हुए थे तो इधर जाके मैं सोफे पे बैठ के मैं उनके साथ बातें करने लगा। पिस्टल मेरा यहाँ पे था, ये इधर। तो वो ये 3 बंदे जो है ना, इन्होंने कहीं देखा कि पिस्टल लेके आए हैं। पता नहीं इन्होंने पहले से, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता कि वल्लाह आलम उन्होंने पहले से तैयारी की है या उस वक़्त प्लान बनाया। वो उन्होंने उठ के मुझे कलावा मारा और ये अंगूठा भी मेरा आप देख सकते हैं विटनेस के तौर पे। तो मैंने फ़ौरन ये पिस्टल निकाल के ऐसे किया तो उन्होंने पूरा मेरा पिस्टल वाला हाथ पूरे ज़ोर से, अभी मैं बूढ़ा आदमी तो बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन वो पिस्टल जो है लोड था, उससे अचानक गोलियां निकल गई। तो मुझे नहीं पता कि ये इनकी पहले से आपस में दुश्मनी थी या मैं गया तो इन्होंने कोई या पहले से प्लान बनाया, कि वल्लाह आलम इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। अल्लाह ताला मुझे इसमें ना पकड़े, मैं मरने वाला बंदा हूँ, तो मैं ऐसे झूठ मार के किसी को ब्लेम नहीं करता। तो उसके बाद ये जिस वक्त देखा इन्होंने कि अचानक फायर हो गए हैं, तो ये तीनों के तीनों मुझे छोड़ के वहाँ, उनको भी छोड़ के ये दरवाजे के रास्ते बाहर निकल कर इधर निकल गए राइट साइड पे। जिस वक्त निकले तो थोड़ा आगे जाके एक गली इधर को आती है, ये वहाँ से निकले और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं अभी पैदल जा रहा हूँ, मैं नहीं भागा छागा या मेरे में हिम्मत ही नहीं है, भागने वाली उम्र ही नहीं है। तो मैं आस्ता आस्ता जाके जब गली के कोने में इस तरह पहुँचा तो इन्होंने कोई 10-20 बंदों ने मुझे ऐसे दबोच लिया, मेरी कमीज़ भी उतार ली, सलवार रह गई सिर्फ, कमीज़ उतार ली, उसमें आईडी कार्ड वगैरह था, आर्मी कार्ड था, वो सारा कुछ उतार के उन्होंने मुझसे ले लिया, वो पिस्टल वगैरह। जी ये सारा कुछ हो गया, ठीक हो गया, आपका 13 लाख रुपया ठीक हो गया, ठीक है, एक नौजवान की जान चली गई, ठीक हो गया। क्या आप नहीं समझते कि कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था आपको? नहीं, वो मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, ये अभी जहाँ पे दफ्तर खोल के बैठे हैं, इनका मुझसे ज़्यादा असर रसूख था। ठीक है। लोगों से मिलना जुलना, थाने कचहरी आगे पीछे। ठीक है। तो हम तो सारी उम्र फौज में 33 साल जो है ना वो तारों के पीछे रहे हैं। कभी तारों से आउट भी होना है तो आउट पास लेकर कि भाई आप जाएंगे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आउट पास लेकर बाकायदा पर्ची लेकर जी मुझे बताएं, सारी ज़िंदगी आपने वतन की हिफाजत के लिए बेशक आज उसी जो है मुल्क के अंदर आपके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, क्या आपको ज़रूरत थी पिस्टल लगा कर आने की? मैं पिस्टल आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। अच्छा पता लग गया, मुझे बताएं कि अब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 2 बेटे हैं, एक बेटा इलादा है, एक मेरे साथ है। कितने बच्चे हैं आपके? नवासे? मेरे 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। नवासियाँ भी होंगे?
आगे नवासे हैं। अब इस वक्त आप जेल में बैठे हुए हैं। हाँ जी। जाहिर बात है कोई मिलने भी आते होंगे या नहीं भी आते होंगे, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं अब आप, क्या समझते हैं? नहीं, यहाँ तो SHO ने मुलाकात बंद की हुई है ना, कि भाई कोई बंदा जो है ना किसी से मिल नहीं सकता। हाँ जी। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ अब कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप, क्या समझते हैं, ये कहाँ गलती हुई है आपसे? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर डाला गया, मैंने किया नहीं है, ऐसा प्लान नहीं किया। अच्छा, यानी कि आपको दुख है उस लड़के का? बिल्कुल नौजवान लड़का था, मेरा बेटा था, मेरी जान थी, मेरा कोई ऐसा मसला, मेरा कोई इरादा। अगर आप ये सोचें कि अगर ये मेरा इरादा हो तो मैं 1 साल के बाद, 1 साल पहले ये काम क्यों ना करता, अभी क्यों किया मैंने? 1 साल मुझे पहले कर देना चाहिए था, जब मुझे यकीन हो गया कि इन्होंने कुछ नहीं मुझे देना। तो मैं अपने, अब आपको दुख भी है, तकलीफ भी है इस बात? मुझे दुख और तकलीफ बेहद है, लेकिन मुझे आप ये बताएं, आप समझदार हैं, इमाम हुसैन जब करबला में तशरीफ़ ले गए थे तो वो लड़ाई की गरज से अगर जा रहे थे तो वो अपनी बीवी बेटियों को क्यों लेकर वहाँ गए? बाबा जी ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझता कि आप अपने मामले को उनके साथ रेलिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका मामला ही और था वो। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ, अब आप क्या कहते हैं इस पर? मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दुनिया आपको देख रही है, हाँ जी, क्या दुनिया को मैसेज देंगे प्रॉपर्टी डीलरों के हवाले से, और इस उम्र में जो आपके साथ हो रहा है? मैं ये बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डीलरों के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है तो वो ऐसा कानून होना चाहिए कि पहले तो वो एग्रीमेंट बेचने वाला और लेने वाला दोनों मुतल्लका थाने में, जो भी उनका मुतल्लका थाना है उसमें दोनों आ जाएं पार्टियाँ, आके कहें जी कि मैं बेचने वाला हूँ और दूसरा ख़रीदने वाला हूँ, और उनका बाकायदा अस्टाम वगैरह लिखा जाए, उसकी एक कॉपी करके एक थाने में। आपने ये जानबूझ के नहीं किया, ना किसी आपकी प्लानिंग का हिस्सा था? ना, सवाल नहीं पैदा होता किसी बुजुर्गों ने जो एक बड़ी अच्छी बात कही है वो ये कही है कि कानून होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर आप ज़िला शेखुपुरा में आ जाएं, यानी कि लाहौर दरिया रावी को क्रॉस करके आ जाएं, तो यहाँ पर बेशुमार ऐसी दास्तानें हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले से भरी पड़ी हैं। लोग अपना पैसा यहाँ पर लुटाते हैं आकर, और कोई पूछने वाला नहीं है। थाने कचहरी के में भी आते हैं, लेकिन वही बात जो बाबा जी पहले कर चुके हैं, असर शरूख की बात, वो यहाँ पर लाजमी तौर पर यहाँ पर है प्रॉपर्टी डीलर्स का। अब यही कह सकते हैं कि बाबा जी ने भी जो बात कही है कि मैं जानबूझकर नहीं की, वो मेरा बेटा था, पता नहीं किस तरह से ये सारा मामला हुआ। तो असल में मामला यहीं पर आकर रुकता है कि कानून इस मुल्क में जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये इस किस्म के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। लोग कानून को अपने हाथ में लेने से बाज आ जाएंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक जब फैसला होगा तो लोगों के दिलों में इत्मीनान होगा, माशरे में अमन होगा। तो देखते रहें बागी टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। हमारे माशरे में सूद का कारोबार नासूर की तरह फैलकर दीमक की तरह हमारी मईशत को और हमारे ईमान दोनों को चाट रहा है। और अगर ये कहा जाए कि सूदी कारोबार आजकल अपनी बुलंदियों की तरफ गामजन है तो बेजान नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो जानबूझकर सूद का कारोबार करता है, कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक वो अल्लाह ताला से ऐलान जंग उसने कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह उस शख्स ने। तो जो शख्स जानबूझकर सूद के कारोबार करता है या उसको फ़रोग़ देता है, उसके साथ क्या हाल होना है आखिरत में, ये तो मुझे इसकी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें।
कुरान पाक सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने अहकामात दे दिए। ऐ ईमान वालो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। फिर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए खबरदार हो जाओ, और अगर तुम तौबा कर लो तो असल रकम का तुम्हें हक है, ना तुम जुल्म करोगे और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। सूद का मसला इस वक्त हमारे मुआशरे में अजीब व गरीब सूरत इख्तियार कर गया। इस्लाम ने उसे हराम नहीं, कतन हराम करार दिया, लेकिन हमारे इक़्तिसादी निज़ाम और मईशत की रगों में यह जहर ऐसे सराहियत कर गया कि इसके बगैर लगता ही है कि खून की गर्दिश ही मुमकिन नहीं है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम सूद से पाक इस्लामी निज़ाम मईशत के नफाज से ही आएगा। जिस निज़ाम मईशत में अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग हो नौज़ुबिल्लाह, वह कोई भी निज़ाम हुकूमत कैसे कामयाब हो सकता है? अच्छा, हो सकता है, मैं समझता हूँ, लेकिन जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं या इस्लामी मुमलिकत होने का दावा करते हैं, फिर उनके लिए बड़ा मसला है भाई। काफिर अगर कोई है या नॉन मुस्लिम है वो तो ठीक है, लेकिन आप एक तरफ ईमान ले आएँ और दूसरी तरफ आप ऐलान जंग कर दें अपनी खालिक से। सूद की ममानियत सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब में सूदखोरी को हराम दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त दुनिया के तमाम रियासतों पर सूद पर कर्जे लिए और दिए जा रहे हैं। अल्लाह ने सूद के तोड़ के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बयान किया और वो है कर्ज हंसना। जिस मुल्क में एक अकेला शख्स जो है डॉक्टर अमजद साकिब बखूवत के नाम पर 1 अरब से ज़्यादा रुपए पर कई सालों से कर्ज हंसना की स्कीम चला रहा हो, गरीब लोग उसे रकम वापस भी कर दें और छोटे मोटे कारोबार से अपने पाँव पर भी खड़े हो जाएं, वहाँ अगर हुकूमत से यह सवाल किया जाए कि सूद के निज़ाम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है तो हैरत होती है। आज भी लाखों मजबूर लोग अपनी किसी न किसी मजबूरी के बायस और कारोबार को सहारा देने के लिए सूद पर कर्जा ले लेते हैं और ख्याल करते हैं कि इनकी मुश्किल टल जाएगी और वो जल्द कर्ज वापस कर देंगे, मगर ऐसा बहुत कम देखने पे मिलता है। और फिर इस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी उम्र भर की जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे मजबूर और बेकस लोगों की मदद करने की बजाय सूदखोर माफिया की मददगार नजर आती है। बदमाश, उचक्के, जराइम पेशा, बास करप्ट सियासतदान, डेरेदार हर गली मोहल्ले में सूदखोर माफिया की सरपरस्ती करते हैं। सूदखोरों का तरीका वारदात आमतौर पर यकसा है। ये 1 लाख पर कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 40% माहाना शरह सूद पर कर्ज देते हैं। 1 माह का सूद एडवांस काट लेते हैं। ज़मानत के तौर पे सूदखोर के यानी जेवरात, उसके घर के कागजात, ब्लैंक चेक, स्टैम्प पेपर, पता नहीं कहाँ अंगूठे लगवा लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। और कर्ज अदा ना कर पाने की सूरत में वो कागजात पर कोई नई स्टोरी तहरीर करके कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतों से दाद रसी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। सूद पर कर्जा लेने वाले 40 से 70% कर्जदार कर्ज वापस नहीं कर पाते। सूदखोर अपने हथकंडों से कर्जदार को किसी मौके पर भी संभलने का मौका नहीं देते और खुद सूदखोर ना दहिंदा होने वालों को अपने गुंडों के जरिए हिरासा करते हैं, बेइज्जत करते हैं, ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। कर्जदार उसके घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि कर्जदार की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद और सासाजात जिनमें गाड़ी, प्लॉट, घर, जेवरात वगैरह शामिल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सूद की वजह से हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 3 तरह के मुआशी निज़ाम चल रहे हैं। एक वो है जो कंट्रोल्ड इकॉनमी है, जिसको IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रोल करते हैं। एक वो इकॉनमी है जिसको स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना के लोग कंट्रोल करते हैं। और एक वो इकॉनमी है जो पैरेलल इकॉनमी है, जिसको आप काले धन की मईशत कह सकते हैं, जिसको आप ब्लैक इकॉनमी कह सकते हैं। इसका शेयर इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में तकरीबन 60 से 65% है। पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है अमली तौर पे ब्लैक मार्केट चला रही है। माशरे में राइज सूदी निज़ाम से बचने के लिए चंद अमूर इख्तिसार के साथ अब मैं आपको बयान करता हूँ। एक कि बैंकारी का निज़ाम सरासर सूद पर मुलव्वस है, चुनाचे तजारती कर्जे हों या ज़रई और तामीराती सब सूद पर दिए जाते हैं और इस्लामी रूह से यह कतन नाजायज़ है। अलबत्ता पैसे की हिफाजत या दीगर मजबूरियों के तहत बैंक में अकाउंट खोलना पड़े तो करंट अकाउंट्स खोलें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उस पर सूद लें, सूद से पाक अकाउंट भी खोल लिया करें। या है जिसमें अकाउंट होल्डर्स जो हैं, ऐसे अकाउंट जिसमें अकाउंट होल्डर सिर्फ अपनी असल रकम का ही हकदार होता है और उसके ऊपर
किसी इंटरेस्ट को नहीं लेता। उसके लिए ज़रूरी होगा कि बैंक को आप तहरीरी तौर पे हिदायत दें कि वो सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो उसमें भी सूद शामिल ना करें। नफ़ा नुकसान या PLS के फ़रेबकारान, ये जो फ़रेबकारियाँ जो अकाउंट राइज किए गए ये सूदी अकाउंट और मेरे नज़र में जायज़ नहीं है। 2, बैरून मुल्क दरामद बरामद के कारोबार में बैंक से एतमादनामा यानी LC लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल करना होता है। इसमें भी अगर वक्त पे अदायगी ना हो तो मार्कअप वगैरह के नाम से असल रकम के साथ सूद अदा करना पड़ता है। कहा जाता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शायद सही नहीं है। ज़रूरी है कि सूद से बचने के लिए फौरी तौर पे अदायगी की जाए, वरना सूद शामिल होने से ये आमदनी शायद उसके ऊपर सवालिया निशान हो जाए। 3, सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मुलाजमों की तनख्वाहों से प्रोविडेंट फंड के नाम पर कुछ कटौती की जाती है, जिस पर इदारा या बैंक मुकर्रर शरह से सूद देता है जो फंड्स में शामिल होता रहता है। अगर कुछ उलमा का ख्याल है कि यह जायज़ नहीं है, ज़रूरी है कि मुलाजिम मुतल्लिका शोबे को एक दरख्वास्त देकर हिदायत दे कि जी इस फंड में सूद ना शामिल किया जाए। 4, बीमा यानी इंश्योरेंस भी लगता ही है कि शायद वो मुनाफी है हमारे मज़हब में, क्योंकि इसमें सूद के अलावा जुए का भी अंसर मौजूद है। 5, इसी तरह प्राइस बॉन्ड में सूद और कम मार जुआ एक होता है। सरकारी सरपरस्ती में हासिल करदा लोगों की रकम पर जमा किए सूद को इनाम कुरान अंदाजी के ज़रिए तकसीम कर दिया जाता है। 6, किस्तों पर अशिया की खरीदो फरोख्त के कारोबार में नकद कीमत के मुकाबले में कुछ ज़्यादा रकम अदा कर दी जाए, जो सूद है ये टोटल हराम है। जिस तरह एक फ़र्द या ख़ानदान अगर सूदी कारोबार में मुलव्वस हो तो मुआशी हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। इसी तरह इज्तमाई और मुल्की हालात भी सूदी निज़ाम से निजात हासिल किए बगैर नहीं सुधर सकते। जब अल्लाह ने कह दिया है कि सूदी कारोबार अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, तो फिर ऐसी जंग में इंसान की मुआशी, समाजी, सियासी, मजहबी ज़िंदगी की हलाकत ही तो है। सूद की नहूसत और नजासत ने हमारे समाज को खोखला कर दिया। ये निजस है ये चीज़। सूद के बिच्छू ने अपना जहर पूरे मुआशरे में खोल कर रखा है। अल्लाह हम सबको सूद के नासूर से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपको लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि मेरी बड़े उलमाए दीन से बात हुई है और बहुत मुफक्किरीन से भी बात हुई है, और हकीकत यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क में हमारे उलमाए दीन ने मिलकर सूद की डेफिनेशन नहीं दी है कि क्या क्या चीज़ है जो सूद के ज़ुमरे में आती है। मैंने आपको 6 चीज़ें बताई। हो सकता है इनमें कोई जो है, जब इज्तिहाद हो तो पता चले कि मेरी की हुई बात गलत है, शायद इसमें कोई और बातें भी ऐड हो जाए। लेकिन जब तक हम इज्तिहाद ही नहीं करेंगे और हमारी इस्लामी शरई अदालतें जो हैं वो इसके ऊपर वाज़ेह हमें नहीं बताएंगी कि क्या चीज़ सूद है और क्या नहीं है, तब तक हम कैसे उससे दूर रहेंगे। अब मैं आपको एक अपनी राय दे रहा हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, इसलिए मेरी राय को राय समझ कर रखिएगा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यानी सूद को हम जिस सेंस में लेते हैं कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी हो और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा, बेसिकली मोटा मोटा हिसाब है। अब अगर एक शख्स से मैंने घर किराए पे लिया या दुकान किराए पे ली है और वो दुकान का कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन उसको मुझे किराया देना है हर महीने, और हर साल चाहे कारोबार जितना मर्जी ठप हो उसको मुझे किराया बढ़ा के देना है, तो क्या ये सूद होगा? मेरी किताब में तो सूद नहीं है, लेकिन हो सकता है उलमाए दीन इससे इत्तफाक ना करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इज्तिहाद जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम इसमें एक और है, दिल से सारे ये समझते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बट अगर तमाम लोग ये मान लें कि सूद हराम है और अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है तो सूद अभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम लिप सर्विस देते हैं, हम मुंह से कहते हैं कि सूद हराम है, दिल से अगर हम समझ रहे हो तो हम कोई निज़ाम तो बनाने की कोशिश करें, हम बताएं तो सही कि भाई इसका ऑल्टरनेट निज़ाम होगा क्या। वो हमारे उलमा हमें बताते नहीं हैं, वो हमारे माहिर मईशत जो हैं या मुआशियात जो हैं वो हमें बताने से कासिर हैं। ये तो मैं मान सकता हूँ कि जी दूसरे ममालिक से हमारा लेन देन है वो सिर्फ उसके ऊपर होना है, लेकिन ये तो मैं नहीं मान सकता ना कि जो हम अपने लोगों को लोन्स देते हैं यहाँ पे वो सूद पे ही हो। मसलन इज़राइल की एग्ज़ाम्पल बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। इज़राइल के अंदर कोई भी बैंक पाबंद है कि किसी यहूदी को वो सूद पर उधार नहीं दे सकता, उसको बगैर सूद के उधार देना है। हाँ, अगर आप नॉन यहूदी हैं और आप लेते हैं तो आपसे दबा कर इंटरेस्ट लेते हैं,
लेकिन उसके बरक्स आप इस्लामी ममालिक में देखें, गाड़ी आपने लीज़ करानी हो तो वो अजाब है। आप देखें कि उस पर कितने % तक आपको सूद और इंटरेस्ट जो है वो उस पर देना पड़ जाता है। कहते हैं जी इस्लामिक है और बैंकिंग चार्जेस डाल देते हैं। भाई आपने अकाउंट का हेड बदल दिया, आपने उसका नाम बदल दिया, उससे सूद तो नहीं बदला ना। असल के ऊपर आप फालतू या अलग रकम ले रहे हैं, जिस मर्जी मद के अंदर ले लें। तो इस सारी चीज़ को रिविजिट होना है। वेस्टर्न कंट्रीज़ आप देखें अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम करते जा रहे हैं, ख़ासतौर अमेरिका में, यूरोप में भी बहुत से ममालिक हैं। उनका यह ख्याल है कि सूद जितना कम होगा उतनी मईशत तरक्की करेगी। और कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ 1% तक सूद सिर्फ लिया जा रहा है, यानी बराए नाम वाजिब। और मुझे तो लगता है कि अनकरीब वो शायद इसके बगैर ही शुरू हो जाए, लेकिन हम अपने शरह सूद ज़्यादा करते रहते हैं। पता नहीं कब हमें समझ आएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। Until the next time, अल्लाह हाफ़िज़।